बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले कंफर्म करें बेटा, अब आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। सेशन ब्रेक के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम बिजनेस की रिवीजन। हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 अभी हम एक्चुअली एक सवाल सॉल्व करेंगे। और जो सवाल मैंने आपको दिया हुआ है ग्रुप पे भी शेयर्ड है, नहीं तो आप ख़ुद भी आईकेप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये ऑटम 21 का और अब्बास का ये क्वेश्चन है। काफ़ी लेंदी सवाल है, इसमें बहुत सारी बिजनेस की चीज़ें जिस तरीके से अभी मैंने कवर की हैं सेशन 1 में वो आपको अप्लाइड मिलेंगी। और होपफुली अगर आपने सेशन 1 तवज्जो से रिवाइज़ किया है तो आप ये सवाल साथ साथ खुद कर पाएंगे। ठीक है, कुछ टेक्निक्स हैं पेपर को टैकल करने की और सवाल को टैकल करने की, टाइम बचाने की। पहले मैं वो मेंशन करूँगा सवाल को, फिर हम पढ़ेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक सॉल्यूशन देना नहीं है, मकसद है एक फ़िश खूबसूरत तरीके से कुक करके आपको नहीं दूंगा, मैं आपको फ़िशिंग करना और कुकिंग करना सिखा दूंगा ताकि सवाल चेंज हो तो आप उसको कर सकें। पहली चीज़ ये है कि बिज़नेस के अंदर जैसे मैंने आपको सेशन 1 में बताया था कि आपको डेटा गिवन किस तरीके से होगा। ऑनलाइन बेटा कंफर्म करें आप सबके पास आवाज़ सही है। जिस भी बच्चे के पास आवाज़ ठीक नहीं आ रही बेटा आप ज़रा रिकनेक्ट करें या थोड़ा अपने डिवाइस को उठा के पटक दें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अब इसलिए बाकी को ओके नज़र आ रही है, इसका मतलब है आपकी तरफ से थोड़ा सा इशू है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ ये है कि बिज़नेस के अंदर जो डेटा गिवन होगा वो 2 तरीके से गिवन होगा। अब मैं आपको जो सवाल की तरफ बता रहा हूँ एक और नई चीज़ भी गाइड कर रहा हूँ। एक तो 99% चांस यही है कि अकाउंटिंग के हिसाब से डेटा गिवन है क्योंकि इस तरीके से आ रहा है। वेरिएशन जहाँ जहाँ मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स वाला हूँ, टैक्स को जानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के करते वक्त टैक्स को अलग नज़रिए से देखा जाता है, पढ़ाते वक्त फिर टीचर के नज़रिए से देखा जाता है, दोनों मिला के आई कैन प्रिडिक्ट कि ये भी कर सकता है। और वो प्रिडिक्शन ये है कि आपको सवाल इस तरह बना के दे और ये भी तवज्जो से सुन लो कि आप उसको टैकल कर पाओ। अभी तक आया नहीं है मगर ये आ सकता है। कैसे के बजाय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मुताबिक प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके दे, आपको टैक्स की ही कैलकुलेशन करके देगा। यानी वो यूं बनाएगा, सवाल बनाया नहीं है अभी तक, सवाल ऐसे ही आया है जैसे ये आप कर रहे हो। मगर मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी। वो क्या कहेगा, वो कह सकता है जी एक मेसर्स सच एंड सच बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, उसने एक नया अकाउंटेंट हायर किया या नया हेड ऑफ फाइनेंस हायर किया। हेड ऑफ फाइनेंस ने ये टैक्स कैलकुलेशन की है फॉर टैक्स ईयर 2024 और ड्राफ्ट बना के अपने ओनर को दिया है, आप इसको चेक करो। सलमान कह रहे एग्जामिनर को ये तरीके ना सिखाएं। सुन मुझे पता है, सुनते हैं, हमारे नोट्स भी देखते हैं, आपको पता है हमारे रजिस्टर मंगाए जाते हैं। अच्छी बात है ना यार, इसका मतलब है कि और मुश्किल करेगा पेपर, मगर आपको फिशिंग आती है, ठीक है, तैरना आता है, बस टेंशन कोई नहीं है, इंशाल्लाह पेपर हैंडल हो जाएगा। तो एग्जामिनर जो है वो क्या कर सकता है, एक सवाल इस तरह बनाएगा, बना सकता है, बनाएगा क्या मुझे पता थोड़ी है, बनाएगा, बना सकता है कि वो एक बंदा है, उसने एक ड्राफ्ट कैलकुलेशन की है और वो आपको गिवन है। अब आप हैरान हो जाओगे ये देख के, यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले अकाउंटिंग का टेबल होगा, फिर उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी, वो तो दिया ही नहीं उसने। वो उठा के सारी कैलकुलेशन दे दे। कैलकुलेशन कैसे कर दे, यूं एक पूरा टेबल, कहीं नोट्स ही ना हो, मुमकिन है, सुनना मुमकिन है। वो क्या करेगा, सारी कैलकुलेशन जो हम एक्चुअली करते हैं ना वो करके देगा, मगर उसमें गलतियां होंगी। तो बात तो वही है, गलत कैलकुलेशन दे दे टैक्स की या सही कैलकुलेशन दे दे अकाउंट्स की। हमें टैक्स की सही कैलकुलेशन करनी है। अगर वो अकाउंट्स की सही कैलकुलेशन देगा तो हम उसको टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर उसने टैक्स की कैलकुलेशन दे दी तो हमें उसे करेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे, उसके एंट्रीज को एक एक को चेक करेंगे, उसमें हमें नोट्स नहीं चाहिए,
एक एक एंट्री को देखेंगे सही था या गलत था, इतनी डेटा उसमें होगा, तो ये बात नोट करें। देखिए, टैक्स का सवाल बनाने के लिए एग्जामिनर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी अकाउंटिंग बॉडीज से सवाल नहीं उठा सकता। अकाउंटिंग में, ऑडिट में, इवन किसी हद तक कंपनी लॉ में, किसी हद तक बिजनेस लॉ में, बाकी अकाउंटिंग बॉडी के सवाल्स को वो उससे इंस्पिरेशन लेता है। समझ गए इंस्पिरेशन लेने का क्या मतलब है? इंस्पिरेशन लेने का मतलब है जैसे बॉलीवुड वाले हॉलीवुड से लेते हैं, चरबा मूवी बना देते हैं, वही अंग्रेज़ी को उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इसका मतलब है वो वहाँ से सवाल उठाता है, बाकी अकाउंटिंग बॉडी से सवाल उठाता है। और जो टीचर थोड़ा अक्लमंद होता है ना भाईजान, वो उन अकाउंटिंग बॉडी के सवाल को देख के और बच्चे को प्रैक्टिस करा देता है, और वो सवाल लग जाते हैं, और लगता है ये टीचर के कनेक्शन है आई कैप में, है ना। अब टैक्स में ये नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स में प्रॉब्लम ये है कि लॉ इतना मुख्तलिफ है कि ACCA का कोई सवाल नहीं दे सकता। ACCA में 5 वर्ड्स थोड़ी हैं, क्योंकि यूके में 5 वर्ड्स नहीं है। यूके की टैक्सेशन जो है ना, जो उनका F6 है, F6 की अगर मैं आपको बुक उठा के दिखाऊं ना, तो 2 बुक्स उसकी जो मार्केट में जो चलती है ना, वो तुम लोग तो देख के तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि CA के अंदर जो बच्चे के पास बर्डन है ना बहुत ज़्यादा है। तो वो मटेरियल बेस्ड नहीं, टीचर बेस्ड हो चुका है बच्चा। वो बच्चा ना टीचर के पास इसलिए जाता है कि सर भाई मेरे लिए ये इतने टाइम में करना मुश्किल है, ये देखो पूरा कोर्स शीट्स क्यों किया हमने, कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा टाइम बचे। क्योंकि हकीकत बताऊं, जितना कम टाइम हमें मिलता है ना, इतने बड़े कोर्सेज को कवर करने में बहुत इनसफिशिएंट है। तो दोनों को मेहनत करनी पड़ती है बेटा, टीचर को, ताकि वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को मैनेजेबल बनाए, अंडरस्टैंडेबल बनाए, और आपको समझ के और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल सके। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि टैक्स के सवाल में वो इंस्पिरेशन कहीं से नहीं ले सकता, तो उसको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि मेहनत तो हम करते ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर पास्ट पैटर्न पे ही जाता है वो, इसीलिए कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं लाया। एक मैं प्रिडिक्शन हमेशा फाइनल, अब आजकल मैं नहीं पढ़ा रहा, टाइम की बहुत कमी है। फाइनल में मैं एक सवाल प्रिडिक्ट करता था, एक दफ़ा आ गया, और एक सवाल मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। एक मैंने क्या बताया, अभी आप जो बाहर की, अभी आपने ज्वाइन किया क्लास को सुन लो। मैंने कहा डेटा देने के दो, एक तरीका ना ऐसा भी हो सकता है कि वो बजाय आपको अकाउंटिंग का डेटा दे दे, आपको टैक्स की कैलकुलेशन सारी करके रिटर्न की तरह पूरी टैक्स की कैलकुलेशन टैक्स पेएबल तक दे सकता है, मगर वो गलत कैलकुलेशन होगी। उस केस में डेटा टोटली डिफरेंट होगा। आपको आज तक एग्जामिनर ने जिस डेटा पे एग्जामिन किया वो ऐसे होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेटेड होता है, हमको टैक्स के हिसाब से करना होता है। मगर अगर वो चेंज करेगा तो क्या करेगा, उसको बना देगा टैक्स की कैलकुलेशन, मगर उसकी एंट्रियां गलत होंगी, उसमें नोट्स इतने नहीं होंगे, उसमें एक एक एंट्री को गो थ्रू करना पड़ेगा कि ये करेक्ट थी कि इनकरेक्ट थी। और दूसरा मेरा सुने, अगर पैटर्न चेंज हुआ ना मेरा बच्चा, तो एक और चेंज हो सकती है। और ये अगर आया ना, तो उस वक्त याद रखना, आपको आता सब कुछ है, मगर जब पैनिक करते हो ना और जब परेशान होते हो ना, तो सादी चीज़ें भी फिर मुश्किल लगती हैं। तो उस वक्त अल्लाह का नाम लेना, हुजूर पे दुरूद पढ़ना और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाना, डरना नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो जिस चीज़ पे, जिसको मैं पहाड़ समझता था ना कि ये तो पता नहीं क्या होता है एज ए स्टूडेंट, और जब उसको टेकल किया तो खुद पे हंसता था खुद पे, और एक दो लानत भी दे देता था, ये तो इससे डर रहा यार, लानत तेरी शक्ल भाई, क्या यार बच्चों वाली बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर लगता है कुछ भी नहीं है, पहले पहाड़ लगता है। तो प्लीज़ ये सुन लो, आपका जहन ना मैग्नीफाई कर देता है डिफ़िकल्टीज़ को। छोटी सी चीज़ होती है बहुत मुश्किल, तो अपना उस वक्त एटीट्यूड ज़रा थोड़ा संभाल के जाना है, ठीक है। उस वक्त तुम खुद को थोड़ा सा फील करोगे कि यार डिफरेंट है। पता है क्या आ सकता है, एक डेटा होगा सिंगल डेटा का मतलब होगा इनकम स्टेटमेंट, और सवाल बना सकता है 2, और सेम डेटा पे कहेगा इसकी टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो इनकम टैक्स की, और सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। 2 सवाल 35 नंबर के, डेटा एक है। मेरे बच्चे छोटे ना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ इस बात पे कि यार ये तुम्हें कैसे पता चला,
तो आई वॉन्ट देम टू थिंक। तो कोई बात होता है ना, तुम्हें कैसे पता चला? तो मेरा बेटा करता है, खुद सोचा। तो आपको खुद सोचने के लिए, बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, हो गई शेयर बेटा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, स्क्रीन को यूज़ नहीं किया मैंने। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो, सोचो, इनकम स्टेटमेंट हो, और नीचे कहता है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स की आगे लिखा है इसके मार्क्स हैं से 15, 18, और उसी डेटा पे बी है कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेम डेटा, 2 सवाल, और उसके नंबर है 12, 15, कर सकता है। तो डरना नहीं है उस वक्त। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ लॉजिक जहन में रखो कि डेटा इनकम टैक्स पर्पस के लिए तो हमेशा ऐसे ही तो देता है, तो इनकम टैक्स में तो डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम स्टेटमेंट होती है, ये लो इनकम स्टेटमेंट आपकी। सिर्फ इससे सेल्स टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे यार? सेल्स टैक्स में 2 किस्म के डेटा चाहिए, कौन से? सेल और परचेज। ये भी नहीं निकाल सको तो क्या बनती है तेरी शक्ल पे हालत? खुद ही दे दो भाई। देखो, डेटा के चेंज होने से तुम सवाल के ना होने का नतीजा ना निकालो, सिर्फ ये देखो कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। अभी तो मैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट दिखाता हूं और मैं अभी रिवाइज करा के बैठा हूं, बताओ क्या एंटिसिपेट करोगे, क्या सोचोगे? मैं एक छोटी सी आपको एडवाइस भी करूंगा और भाइयों वाली रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इम्तिहान के 3 घंटे में जाके तजर्बे ना करो अपनी ज़िंदगी के साथ, जितने करने अभी कर लो, अभी देख लो पास्ट पेपर, अभी फैसला कर लो पहले सेल्स टैक्स करोगे या इनकम टैक्स। वो वहां जब फैसला करने बैठते हो तो सोचने पे कितना टाइम ज़ाया करोगे, और वो सोच फिर पैनिक क्रिएट करती है। यानी वहां जाते ही ना पहली बॉल पे छक्का मारना है तो पहले प्रैक्टिस तो कर। सिर्फ प्रैक्टिस करने का मतलब रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब सवाल सॉल्व करना नहीं है, स्ट्रेटजी बनाना भी तो है। तो मैं आपको बना के देता हूँ स्ट्रेटजी, अभी भी इस दफ़ा भी बना के दूंगा कि बेटा पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। तो थोड़ा सा ना पेपर में सोच के जाया करो, हर पेपर की स्ट्रेटजी बना के जाया करो, पास्ट ट्रेंड को आगे रखते हुए, पहले मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ठीक है। अगर वहाँ जाके आप फैसले करना शुरू करते हो ना, तो एक सवाल ये पहले करना है। देखें, आपने बहुत कुछ अपने लिए आसान कर सकते हो अगर अभी मेहनत करोगे तो, वो फिर आपका टाइम बच जाता है। बेटा रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द प्रोविजन सेल्स टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट, क्या कहा है? टोटल इनकम। टोटल इनकम को अलग से मार्क्स देगा जो कि रिक्वायरमेंट है। ये फिगर अगर आपके आगे पीछे हुई ना तो नंबर गए। एक आध एंट्री गलत होगी बेटा, ये कोई भी सुन ले, एक आध एंट्री से पूरा सवाल गलत नहीं होता, पूरा सवाल गलत नहीं होता, वो मार्क्स ख़त्म नहीं होते, मगर एक आध एंट्री से कुछ मार्क्स ज़रूर जाते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो इस पे ईजी ना हो जाओ, रिलैक्स ना हो जाओ कि खैर है बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्या हुआ। भाईजान यहाँ बैलेंस शीट टैली नहीं हुई ना तो बहुत कुछ हो रहा है। ये नहीं ठीक है 20 नंबर में से तुमने 16 ले लिए मगर 48 पे फेल हुए, तो 4 मार्क्स क्यों लूज कर रहे हो? 4 मार्क्स लूज करने की इसका मतलब क्या है? फाइट फॉर एवरी सिंगल मार्क, गो फॉर इट, गो फॉर एज मच एज पॉसिबल। तो आपके लिए इजी मार्क्स अवेलेबल होते हैं, और पता नहीं चूंकि नवाब के बच्चे हो, अब्बा ने बड़े पैसे बनाए हुए हैं, तो फिर तुम जिद करते हो कि नहीं इस दफ़ा पास नहीं होना। इस दफ़ा मूड बना हुआ है कि अब्बा थोड़ा सा और रियल लाइफ में जाए, और मैं अब्बा हूँ, मैं आपके लिए, अब्बा के लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों का अब्बा हूँ तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि अब्बा रियल लाइफ में कितने कमाने के लिए जलील होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो आपको अंदाज़ा नहीं है। जल्दी करो बेटा, छोटी सी मेहनत होती है यार। ज़िंदगी और टाइम एक चीज़ है, टाइम का वेस्ट होना ज़िंदगी का वेस्ट हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बस एक हुजूर का फरमान अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। एक फरमान बस अप्लाई करो खुद पे, और वो क्या है कि मोमिन के इस्लाम की खूबी में एक चीज़ शामिल है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़ देता है। अरबी में उसको कहते हैं ला यानी। ला यानी अरबी में बोलते हैं ऐसी चीज़ जिसका आपसे ताल्लुक़ ना हो। तो जो जो ज़िंदगी में गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ज़रूरी है हम सारी दुनिया को तबलीग करें, सारी दुनिया को ठीक करें, खुद को ही भूल जाएं। बेटा
कुरान की एक मैंने आपको क्लास में आयत बताई थी, कहा था ना 21 कुछ दिन पहले एक आपको बात बताई थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसिकुम, अलैकुम अनफुसिकुम, बेटा तुम पे तुम्हारे नफ्स की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। पहले भाई खुद तो आगे बढ़, सारी दुनिया के मसाइल तुम लोगों के ऊपर होते हैं, सारी दुनिया को तुमने ठीक करना होता है सिवाय खुद के, क्योंकि ना ये भी एक किस्म का नशा है, बाद में मुश्किल होती है। तो जितना भी टाइम है ना, अभी भी बहुत टाइम है बेटा, बिलीव मी बहुत टाइम है। टाइम का प्रॉपर यूज़ करो, वेस्टेज को रोको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसकी जितनी भी तैयारी थी, शानदार तैयारी अभी भी कर सकते हो। जिसकी अच्छी तैयारी थी बेटा, और अच्छी कर लोगे। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आप में भी बहुत शानदार बच्चे हैं, मुझे अंदाज़ा है। और जो आप अभी रिस्पांस दे रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। चीज़ें आपने मेहनत की है बेटा, आपको इसकी अप्रिसिएशन एज बड़ा भाई, एज योर फ्रेंड, मैंने कहा था, एज योर फादरली फिगर मैं दे रहा हूँ। वंडरफुल, आप जो मेरे सामने और जो ऑनलाइन से रिस्पांस मिलता है बड़ा अच्छा है। मैं सिर्फ एक आप सबको गाइड करने के लिए, बात करने के लिए एक बात करता हूँ, वो ये कि जो लास्ट अटैम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट आया था मेरे एक स्टूडेंट का, तो वो उसकी खूबी मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ताकि उसको सीखो। वो उसको हमने बुलाया भी था, सेशन भी रखा था सबके साथ। तो अव्वल तो जो मैंने उसमें देखा ना, मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट मेरिट टेक्स्ट था, टेक्स्ट का मेरिट था, तो उसमें खूबी ये थी कि बेटा अभी वो कंपनी लॉ मुझसे पढ़ चुका, बल्कि कोर्स उसका मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने एक बात देखी, नंबर 1 पहली बात ये है कि उसमें ये नहीं है कि जी जैसे क्लासेस यानी 100% टाइम वो पढ़ाई पे लगा रहे हैं। यार 100 नहीं, 20% गपशप दोस्तों में भी लगाते हैं। मैं उससे पूछा था, यानी मगर वो कह रहा है सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, बस एक खूबी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत तरक्की करेगा। मेरी दुआएं आपके लिए भी, वो भी मेरा बच्चा, आप भी मेरे बच्चे हो, दुआएं एज अ फादरली फिगर फॉर यू। बट एक खूबी है यार जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ आप भी सीखो। मैं भी सीख रहा हूँ, पूरी उम्र हम सीखते हैं। वो ये बेटा कहते सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस जो है ना नहीं मिलती, क्योंकि मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस को क्लोज कर देता हूँ। पढ़ते वक्त मैं कोई चीज़, फ़ोन बंद, मतलब घर वाले वैसे ही आपको उनकी, जो कि आप उनका इन अ वे अलाउ मी टू से माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा होते हो, तो पढ़ने के लिए कितना फैसिलिटेट करते हैं। वो तो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे आपको। तो कोई डिस्ट्रैक्शन फैमिली से इतनी नहीं होती जितनी हमारी खुद की होती हैं, सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। पढ़ाई से भागने के लिए हर चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आज से क्लोज कर दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम फरिश्ते बन जाओ, ठीक है, जैसे हो वैसे रहो, मगर अगले महीने तक, 1 महीने तक एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा CSS का जो सबसे बड़ा सबक था वो यही था, क्योंकि मुझे वो बात नज़र आई ना जो मेरे में थी, मैं पिक कर ली। मैं उससे पूछा, मैं कहा ये बता तू ये कर सरे से है, तो आपको वो शेयर कर रहा हूँ ज़ाती तजर्बे वाली और लास्ट अटैम्प्ट के एक मेरिट होल्डर की। क्या पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन क्लोज, तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन बंद, दूर। मैं आज भी अगर कोई ऐसा काम करता हूँ ना जिसमें मुझे 100% तवज्जो चाहिए, तो मेरे बच्चे, यकीन करें, मेरी बेटी आती है, वो कहती है पापा क्या हुआ, तबीयत ठीक है, गुस्से में क्यों है? मैंने कब गुस्सा किया? कहते नहीं, आप शक्ल देखें अपनी। मैं तो एक तो इतना फोकस हो जाता हूँ, अनब्रेकेबल फोकस, कि अगर फोकस में ताकत होती है ना, उस चीज़ को तोड़ देती, इतना फोकस होता है मेरा, इतना फोकस होता है। और फ़ोन को मैं पता है क्या करता हूँ, साइड पे दूर रख देता हूँ, साइलेंट पे, पता भी ना चले कि किसके मैसेजेस हैं, नहीं, क्योंकि मुझे अनब्रेकेबल फोकस, उसमें बेटा रिजल्ट आता है। पता है क्यों? इसकी एक मिसाल देता हूँ तुम लोगों को। अगर तुम्हारे पास, ये मैं अपनी कुछ दिन पहले बेटी को समझा रहा था ताकि उसको ट्रेन करूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास छोटा सा 1 चम्मच के बराबर जैम हो और एक आपके पास स्लाइस है ब्रेड की, कैसे खाओगी? ऊपर। मैंने कहा आ जाओ करते हैं। ब्रेड उठाई, स्पून, छोटा सा स्पून में दे दिया उसने। मैंने कहा अब देखो, सारा, एक तो छोटा सा जैम, इतनी बड़ी ब्रेड की स्लाइस है। मैंने कहा तुमने ब्रेड का भी बेड़ा गर्क कर दिया और जैम का भी बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों का टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? स्प्रेड हो गया।
तो क्या करना चाहिए था? मैंने कहा तुम्हें ना इसको एंजॉय करना था ना, तो थोड़ा सा स्प्रेड करके एक छोटा सा हिस्सा खा लेते। अपनी एनर्जी और एफर्ट को कंसंट्रेट करना सीखो, फैलाओ नहीं, हर एक चीज़ में नहीं घुसो जिंदगी की। फोकस ऑन वन थिंग, जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। तुम्हारी तवज्जो एक ही चीज़ पे हो सकती है, और सक्सेस सीरियल है, साइमल्टेनियस नहीं है। एक वक्त में 4 सब्जेक्ट नहीं टेंशन लो, पढ़ते वक्त तुम टैक्स कर रहे हो, अकाउंटिंग की टेंशन लो, एक वक्त में एक चीज़ और खुद को ट्रेन करो। सीरियल, इस वक्त टैक्स पढ़ रहा हूँ तो टैक्स का सोचूंगा, जब मेरा टैक्स का टाइम खत्म हो जाए फिर मैं दूसरे का सोचूंगा। जब तुम साइमल्टेनियस सोचते हो ना बेटा, फिर वो स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड हो गई ना एफर्ट आपकी, और सोच स्प्रेड हो गई ना, फोकस टूटा ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर पता है क्या होता है, मैं एक आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे, दुनिया तो खैर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं तो कायनात लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा ख़जाना अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को पहचानना है। वो किसी जगह लिखा था कि अगर इंसान अल्लाह का, हम क्या कहते हैं, फ़ज़ल मांगते हैं, फ़ज़ल, या अल्लाह अपना फ़ज़ल करम अता, ये फ़ज़ल क्या है? करम। वो अल्लाह का फ़ज़ल करम ना हो इंसान को, मतलब क्या बोलूँ कि वो जो लाइफ है ना, जितनी तकलीफ़ दे हो जाए बता नहीं सके, उसका करम है कि हम सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, नेमतें हैं। तो कहते हैं कि एक इंसान सच्चाई से अगर इबादत करे, सच्चाई से, तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। कॉजल इफ़ेक्ट, वसाइल होता है ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट के हवाले से किसी जगह मैंने पढ़ा, कहते हैं लोग 80 साल की कोई इबादत करे तब जाके इस लायक बन सकता है, अगर वो भी सच्चाई से करता रहे। तो यहाँ तो वो कहते हैं ना कि वो किसने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर। यहाँ तो करम हो जाए ना उसका, अल्लाह का, तो एक नज़र में बंदा क्यों, इसका मतलब क्या है? नीयत बेटा, नीयत। बताना क्या चाह रहा हूँ, अपनी नीयत को इस तरफ लाओ, पढ़ने की तरफ दिल लगाओ। जब तुम दिल लगाओगे ना, मैं पूरी कायनात की एक राज की समरी बताता हूँ। असल में पहला स्टेप जब आपका सच्चाई का होगा, इखलास का होगा, इश्क का होगा, रास्ते मंजिलें अल्लाह देता है। ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, मेरी मेहनत से मैं पास होऊंगा। बेटा तेरी मेहनत से तो मेहनत नहीं कर रहा आज तक, फिर भी पेपर फेल हुई, क्यों? इसका मतलब गो फॉर समथिंग, गो लुक बैक। एक पढ़ाई के साथ ना इखलास ले आओ। इखलास क्या है? दिल लगाओ बेटा, लगा के तो देखो, देखो कैसे चेंजेस होती है। होता क्या है, थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है, थोड़ी तकलीफ आती है, हम पूरी डिस्ट्रैक्ट। कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए? नशा है ना डिस्ट्रैक्शन में, वो ना सोचेंगे ना टेंशन होगी, ना सोचेंगे ना टेंशन होगी, और ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कल अगर नहीं पास कर सके, नहीं क्वालिफाई कर सके, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी जलालत है सादा नौकरियों में, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। और क्वालिफाई होने का कितना बड़ा लाइफ में फ़र्क हो जाता है, तुझे तो एहसास ही नहीं अभी तक, अभी तो तू नशे में। वो बाद में इंसान जब निकल चुका होता है ना वक्त, तो फिर क्या कर रहा होता है? हसरत। क्यों हसरत में जाए? अक्लमंद इंसान कौन है? तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि इंसान सब, अल्लाह ने जब सब इंसान को कहा, एक हदीस कुदसी है कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था और चाहा कि मुझे जाना जाए, तो कायनात पैदा की, इंसान पैदा किया। इसका मतलब जब सब इंसानों को अल्लाह ने इतनी अक्ल तो दी है ना कि उस तक पहुँच सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसका मतलब इंसान अगर अल्लाह तक पहुँच सकता है, तो कोई भी मेरी नज़र में इंसान एवरेज माइंडेड नहीं है। सबकी इंटेलिजेंस लेवल मेरी नज़र में ना कमाल की है, कमाल की। हाँ, फ़र्क होता है। फ़र्क पता है क्यों होता है? जिस फैमिली में हम पैदा हुए, जिस स्कूल में हम गए, उसने हमारी सिर्फ फिज़िकल बॉडी की आदतें नहीं, मेंटल आदतें भी बना दी। एक टीचर अगर तुम्हें एक रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स तुम्हारा होगा बुरा, वो फील कराएगा तुम्हें कि तुम एवरेज हो, तुम्हें नहीं समझ आता, तो फिर मैं समझता हूँ मैं टीचर हूँ। मैं तो ऐसे टीचर को टीचर नहीं मानता। मैं समझता हूँ वो जुल्म कर रहा है एक इंसान के साथ। किसी को ये फीडबैक देना, क्योंकि पढ़ाना उससे नहीं आता, बच्चे को समझ नहीं आएगा, सवाल नहीं करेगा, और सवाल नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। तो सवाल करने से अगर कोई किसी, मैं पुराने सीए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्कूल कॉलेज की, तो जिसने जो ओपिनियन अगर अपने लिए बनाया है ना कि मैं जी कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं दूसरे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अगर कहो तो सीधा बोल दूँ कि मैं गधा हूँ,
अब्बा तो बोल सकता है गधे। तो बात मेरा बच्चा भूल जा, इसको भूल जा, नहीं है तुम जीनियस हो, तुम्हें अभी कुछ पता भी नहीं है कि अल्लाह ने तेरे में क्या कैपेसिटी रखी है, बस इस्तेमाल करो। हमारा कल्चर हमारे आसपास, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर जो बनता है ना वो गुर्बत का कल्चर है, बेसिकली गुर्बत का कल्चर है, डेप्रिवेशन का कल्चर है, मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है। तो उसमें किस किस्म के लोग बनेंगे, कॉन्फिडेंट या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए तवज्जो और खुद करना है। अब मैं आपको ना जो गो थ्रू करवा रहा हूँ ना, अब मैं आपको जो इतना समझाया, अब आपको एग्जामिन करता हूँ कितना कॉन्फिडेंस है। अब मेरे साथ उस क्वेश्चन को गो थ्रू करो और मुझसे तुम करवाओ। मैं सिर्फ टाइपिस्ट हूँ आपका और आप मुझसे करवाओगे। अगर ये आपसे हैंडल हो गया, समझ जाओ, ये एक अच्छा खासा बड़ा सवाल है, समझ जाओ कि अब आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कोई भी सवाल उठाओ बेटा, कोई भी सवाल उठाओ, पास्ट का बिजनेस का और करो। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, पहली चीज क्या है? पहली है अब्बास, पढ़ेंगे इसको। अब्बास, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स under the name and style of Kamyab Enterprise. Following information has been extended from KE's record for the June 21। अब्दुल रहमान, अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरा बेटा, बहुत बहुत खुशियां दे। नाउ पहली चीज क्या है इसमें? व्हाट वाज टू बी नोटेड, व्हाट वाज टू बी नोटेड? हु सेड मैन्युफैक्चरिंग? शाबाश बेटा। देखिए डेटा तो बहुत होता है, रेलिवेंट डेटा चाहिए। और रेलिवेंट डेटा पता है कौन पिक कर सकता है? जिसने रिवाइज किया होगा। बिजनेस की चीज़ें पता होंगी तो उससे रेलिवेंस ढूंढोगे ना। अभी रिवाइज किया ना, रेलिवेंस ढूंढेंगे हम। तो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिक करने की थी बिजनेस। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। ये पिक किया हमने, आगे बढ़े। इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मगर असल चीज़ होती है रेलिवेंट फैक्ट पिक कर पाना। ओके, नेक्स्ट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आ जाएं, अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी चीज़ें लिख लेते हैं ताकि हम एक एक एंट्री को समझेंगे भी। अब जो मैंने आपको पहले रिवीजन के वक्त बताया था, क्या बताया था? क्या होता है? हेड नोट्स होते हैं। पहला हेड नोट क्या होता है? नेम। इसका नेम क्या था? अब्बास। और दूसरी चीज हमारे पास इसकी चाहिए होती है क्या? रिक्वायरमेंट। वो तो हम पहले ही देख चुके थे। इसी सवाल का क्या लिखा था? कंप्यूटेशन ऑफ, शाबाश, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। बेटा जो सवाल में लिखा होगा हम वही लिखेंगे। नेट इनकम टैक्स पेबल, जो सवाल में लिखा होगा याद करें, बस हमने उसी को लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है बेटा? ईयर। टैक्स ईयर क्या है इसका? टैक्स ईयर 2021। ये हेड नोट्स हैं बेटा, याद रखें। लाजमन इसको लिखा करें, इसको सेंट्रली अलाइन करें। एक छोटी सी बस बात अर्ज करता हूँ सारे बच्चों को। मेरा एक स्टूडेंट पास्ट के कुछ आई थिंक के 3 बैच पहले का था या 4 बैच पहले का था। ब्रिलियंट से ज़्यादा मेहनती, शदीद मेहनती। और मुझे ना समटाइम्स लगता था कि यार ये मेरिट आ सकता है इसका। और ये बखुदा सच्ची कहानी है, कोई मैं आपको गाइड करने के लिए कोई कहानी बनाता नहीं हूँ। नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो फिर फ़ोन करेगा, सर आपने मुझे तो ये, वो फर्म में होते हैं ना, तो सर ने तेरे लिए ये बात बताई थी। अच्छा तू वो है, तुम पुरानी बातें इसके भूल जाते हैं। और बड़ी मेहनत, हर दफ़ा क्लास एंड होगी उसको सारी बातें, अच्छे सवालात, बड़ा मेहनती, संजीदा। और मुझे ना 2-3 बच्चों में जिसमें लगता था कि मेरिट आ सकता है वो भी शामिल था। और जब रिज़ल्ट आया ही फेल्ड इन टैक्स। उससे ज़्यादा मुझे शौक लगा ना, ये क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। वो तो बड़ा परेशान है,
बड़ा परेशान हुआ। उसके फादर ने भी बात की और कहा कि सर मतलब मैं बड़ा परेशान, मेरा ब्रिलियंट बच्चा है यार, इसको ये क्या हो गया। मैं कहा देखें आप जैसे इसके अब्बा हैं, मैं उसका रूहानी अब्बा, मैं खुद परेशान हूँ यार, ये मेरिट वाला बच्चा ये फेल हो गया, हुआ क्या है इसके साथ, हुआ क्या इसके साथ। तो मैंने कहा इसको आप एक काम करें, इसको भेजिए मेरे पास आया। सर कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा यार ये किया सर, सारा पेपर अच्छा सर, हर चीज़ आ रही है, सवाल पूछे सब कुछ आ रहा है। मैं कहा चाहे काम तो कर, इस पेपर को लिख के आ। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, और मैंने इसको कहा एक रजिस्टर, मैं समझ गया इसको, क्योंकि प्लानिंग तो करनी होती है ना, तो पिछले तजर्बे हैं बच्चों के, तो मैंने इसका ना रजिस्टर बनवाया। मैंने कहा एक रजिस्टर पे पहले पेजेस जो होंगे ना, ये पेपर सॉल्व करके आ, और घर किधर है तुम्हारा, सर फला यार ये तो ऑफिस के करीब है, लंच टाइम में मैं ऑफिस में तुम्हें बुलाऊंगा, सवाल 2-3 दिन में आया, सर आ जाए, हाँ यार कल आ जाओ लंच टाइम 1 बजे आ जा, जब मैं फ्री हूँगा मैं तुम्हें 1 घंटा बैठ के ना सुनूंगा तुम्हारे मसले। जब मेरे पास वो लाया ना, तो मैं उस वक्त वो कोई निकला हुआ तो ऑफिस से, वो पीछे आया बैठ गया, फिर वो जब मैं नहीं था तो वो बाहर कहीं चला गया ऑफिस में, वापस आया तो एक रजिस्टर पड़ा था। मैंने आते ही देखा, मैंने कहा शायद आ गया होगा वो बच्चा, उसका रजिस्टर चेक किया, यकीन करो मैं कहा यार ये तो कोई रफ रजिस्टर छोड़ के गया, ये उसका नहीं होगा, साइड पे कर दिया। मतलब वो मुझे टैक्स भी नहीं लग रहा था, उसका सॉल्यूशन टैक्स, एक होता है ना इंसान को टैक्स लगता है ना, ये टैक्स सॉल्व किया इसने, मुझे टैक्स भी नहीं दिखा, तो मैंने साइड पे किया, वो नहीं पहुंचा अभी तक। अभी मैं बैठा ही था और सामने आ गया, अरे यार तू किधर है, सर मैं तो आ गया था। अच्छा आजा, कहाँ है भाई, काम करके आओ, हाँ सर करके आओ, ये जो है। मैंने कहा ये तेरा काम है। यकीन कीजिएगा मेरा बच्चा, मैं आपको क्या बताऊं, एग्जामिनर ने तो उसे फेल किया, मेरा दिल कर रहा था मैं थप्पड़ मारूं। बदतरीन प्रेजेंटेशन, शानदार बच्चा, ब्रिलियंट, लॉ आता है, बदतरीन प्रेजेंटेशन, पता है कैसे, रफ वर्क की तरह। जब मैंने उसको बैठ के डिस्कस किया, उसका सबसे बड़ा मसला प्रेजेंटेशन निकला, बड़ा मसला प्रेजेंटेशन निकला। तो जो हम क्लास में बोल रहे होते हैं ना, आपको पता है ये जो हेड नोट्स थे, ओके बेटा, ये जो हेड नोट्स होते हैं ना बेटा, हेड नोट्स तक उसने ऐसे लिखे थे कि मतलब 6 लाइनों में, एक की अलाइनमेंट इधर, एक की उधर। तो मैंने कहा यार ये तो रफ वर्क है यार, चलो अलाइनमेंट्स का मसला नहीं है, ट्रीटमेंट्स, कहीं पे वर्किंग किए उसी जगह पे, कहीं पे वर्किंग ही नहीं है, कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मैंने कहा यार आर यू श्योर, ये तुम्हारा सीरियस काम करके मजाक तो नहीं है? नहीं सर। मैंने कहा रुक, मैंने एक मोटा मार्कर उठाया ब्लैक, उसको यू लाइन बनाई। मैंने कहा बेटा सही फेल हुआ है, रियलाइज दिस, ये तो तुम्हें फेल ही बनता है। अगले अटेम्प्ट में पास हो गया, सिर्फ चेंज क्या किया, प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है आपके पेपर में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, आपको लॉ पता हो, दूसरा उसको अप्लाई करना आता हो, और तीसरा प्रेजेंट करना आता हो। इसके लिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल बन रहा है। लॉ पता हो, अभी रिवाइज किया, अप्लाई करना अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट करना, ये तीनों चीज़ें सामने आ रही हैं। थोड़ी सी बस पेपर में एहतियात कर लो। तो ये सेंट्रल पे लाइन रखना, और उसके बाद हेड को ज़रूर मेंशन करना। पहला हेड कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम। और मेरे एक बहुत इम्फेटिक का मतलब, इसको तुम छोड़ नहीं सकते, इस एडवाइस को फॉलो करोगे। कोई एब्रीविएशन यूज नहीं होगी पेपर में, सब पूरे लफ्ज लिखेंगे। एब्रीविएशन टेक्स्ट में स्टैंडर्ड है ही कोई नहीं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पूरा लिखो। जहां जहां क्लास में पढ़ाते वक्त अगर मैंने एब्रीविएशन यूज की होंगी तो वो टाइम की वजह से होंगी और क्विक होने की वजह से होंगी। आपके पेपर में क्विक नहीं हो सकते, पेपर में चीजें लिखोगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस से क्या लाऊंगा बेटा, सबसे पहली बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस सवाल में? आंखें बंद करके इससे स्टार्ट करें। उसके बाद आपकी सारा जो कहानी होगी ना बेटा, अब नोट्स पे होगी। अब वापस ऊपर नहीं देखो कि और क्या क्या चीजें हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाए, अब आपने क्या करना है सवाल में, अब इनको कुछ नहीं करो, चले जाओ आगे, इससे कुछ नहीं होगा। आगे जाओ सवाल में,
जब सवाल में जाएंगे तो अब 1 बाय 1 नोट आएगा आपको, या तो ऐड करवाएगा या तो लेस करवाएगा। कैसे टैकल करोगे ऐड और लेस को? एक तो तरीक़ेकार इसका ये है कि जो सब ऐड होंगे उसको एक साथ ऐड कर लो, और जो लेस होंगे एक साथ लेस कर लो, जैसे एग्जामिनर करता है। मगर एग्जामिनर को ये सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 घंटे नहीं होते, 3 हफ्ते होते हैं, बल्कि 3 महीने होते हैं भाई। तो वो तो बार बार एक चीज़ को ढूंढेगा, 4-5 लोग उसको रिव्यू करेंगे, फिर भी उसके बावजूद एग्जामिनर आंसर में कभी ना कभी गलती आ ही जाती है। तो कहना यह है कि आप जहां पे पता है कि इसके चक्कर में वो जो सजेस्टेड आंसर है ना, उसको छापा मारने के चक्कर में बड़े लोग फेल होते हैं, क्योंकि उस जैसा करने के चक्कर में वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उस जैसे टाइम नहीं होता आपके पास। आपको 3 घंटे होते हैं, अनसीन पेपर होता है, उसका सीन पेपर होता है, एग्जामिनर का सीन पेपर होता है, और वो पता नहीं कितने टाइम में उसका सॉल्यूशन बनाता है। एक पाकिस्तान के टॉप के किसी बिग 4 के भी, जिसको कहते हैं CEO, टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑफिसर हूं बेटा, मेरी तो इनसे रोज की मुलाकात है। एक दफ़ा कहते हैं इस दफ़ा आपने फाइनल का पेपर देखा? मैं कभी तक नहीं देखा। कहता है ये पेपर ऐसा बनाया कि मैं भी ना कर सकूं। कहता है मैं भी ना कर सकूं। कहता है 3 घंटे में तो मैं भी नहीं कर सकता है पेपर। टॉप का पाकिस्तान का, मतलब मैं नाम बताऊं हैरान हो जाओगे, नाम नहीं बताऊंगा भाई। वो कहते हैं मैं भी ना कर सकूं, ऐसा पेपर बनाया उन्होंने। तो पॉइंट मेरा ये है कि भाई आपके पास टाइम कम है, पेपर पास करना है, और मेरिट वाले को भी नहीं पता होता, वो भी मर मर के पेपर पास करने के चक्कर में होता है, और फिर वो मेरिट आ जाता है। मगर बहरहाल कहना ये है पेपर पास करना है बेटा, तो एक चीज़ याद रखो, स्ट्रेटजी बनाओ। मेरी रिकमेंडेड स्ट्रेटजी इसमें ये नहीं है कि सारे पहले ऐड करो सारे लेस करो, क्योंकि ऐड ढूंढते ढूंढते तुम मर जाओगे और फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी फिर। इसीलिए बिजनेस में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई बच्चा मैनेज कर सकता है, कोई जीनियस है, गुड, करो, सारे ऐड एक साथ करो, सारे लेस एक साथ करो। नहीं, मेरे जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, यानी मैंगो पीपल, एवरेज, बिलो एवरेज, तो बेटा हमने तो इस तरह CSS किया है, ठीक है, टॉप एग्जाम था, हमने इस तरह किया है कि पर्पस हासिल किया है, पर्पस हासिल करने के लिए समझा है, पूरा पेपर भी तो कंप्लीट करना होता है। इसीलिए स्ट्रेटजी क्या होगी, हम इसमें जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आएंगे ऐड करेंगे, लेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जाएंगे। इसमें एग्जामिनर अगर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स काटेगा, सपोज कर लो, अव्वल तो मार्क्स होते नहीं है प्रेजेंटेशन पे, इस तरह नहीं होते, मगर अगर ट्रीटमेंट के मार्क्स काटेगा ना, तो ट्रीटमेंट तो हमारी सही होगी सारी। ट्रीटमेंट की गलती हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक जगह ऐड नहीं कर रहे हैं, लेस नहीं कर रहे हैं, टोटली अलाउड है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसके, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट इसमें पहले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल है बेटा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.2 मिलियन है, टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ केईज फिक्स एसेट्स इतना है, और न्यू कंप्यूटर परचेज किया है इसने, मोटर व्हीकल परचेज की। ये पूरी इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका ताल्लुक है एसेट से, करेक्ट, डेप्रिशिएबल एसेट से, करेक्ट। सारे नोट 1 का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है, और इसका ताल्लुक डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या आ रहे हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, क्या करोगे, एड बैक करोगे, करो बेटा ऐड। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हो गई ऐड, कितनी थी, 12 लाख। अच्छा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो गई, जो मैंने आपको मॉडल बनाया ना, सवाल उसी में रहेगा इंशाल्लाह। अब हमें क्या करना है, लेस करना है। टैक्स डेप्रिसिएशन तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी टैक्स की खुद, उसका डेटा गिवन है। अब आपको टैक्स की डेप्रिसिएशन में याद होगा कि कुछ रेट्स होते हैं, प्रिस्क्राइब रेट होते हैं, 15%, 10%, 30%, 100%। 10% बिल्डिंग के लिए था, 15% प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, प्रोफेशनल बुक्स, इसके लिए था, 30% कंप्यूटर के लिए, 100%
रैंप के लिए जब वो 2.5 लाख के अंदर हो। पहला एसेट उठाओ और वो प्लांट एंड मशीनरी है और रेट इसका होगा 15%। अब डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी पुराने एसेट की तो इनिशियल अलाउंस नहीं वर्क करते, क्योंकि वो साल पहले साल होता है, वो गुजर चुका है। नया एसेट होगा, नई एक्विजिशन होगी तो इनिशियल अलाउंस को एग्जामिन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पुरानी है चूंकि इसकी WDV दी जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट अप्लाई करते हैं 15%, किस पे अप्लाई करते हैं बेटा, WDV पे। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, WDV क्या है 6.86 मिलियन और उसका 15% निकालें। थोड़ा सा नोट पढ़ लें ताकि बात मुकम्मल हो जाए। न्यू कंप्यूटर इसमें गिवन है, मोटर व्हीकल विच वाज परचेज्ड, ये मोटर व्हीकल की कोई बात हो रही है, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी पे कोई नोट नहीं है, तो आप सीधा सीधा प्लांट एंड मशीनरी उठाओ और ले आए यहाँ पे। लेस क्या लेस करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने पे कैलकुलेट करना है हमने इसको, 15% पे, और उसका WDV गिवन होगा, ये WDV इसकी गिवन है, ये आपने WDV रखी यहाँ पे, और रेट आपका क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, तो आपने इसको लेस करना है, करेक्ट। चलो यहाँ मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ और फिर आगे लेस करूँगा। ये सही जवाब है, 102,900,000। हाँ बेटा, बेटा ज़रूर दिखानी है। वर्किंग कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सेल तो नहीं है ना पेपर में, ब्रैकेट में दिखाएं, वही मैं करने वाला था। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक सेकंड, मैनेजेबल बनाएं। देखें, कोई भी जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, ये लिखा आपने दिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15%, ब्रैकेट क्लोज, हो गया आपका काम, बस छोड़ें इसको, ये ऐसे प्रेजेंट करेंगे आप। एडोलेस तो लिखेंगे ना, अगर आप, चलो एक बात सुनो, इधर एड लेस नहीं लिखोगे तो A फॉर एड, L फॉर लेस ये लिखो, ये भी नहीं लिखते, एक्चुअली यहाँ पे एड लेस तो कर रहे हो ना, तो आपके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता, एड लेस कर रहे हो ना लिखो एड लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं लिखूंगा ताकि पता चले किस अमाउंट के साथ क्या हो रहा है। अगर आप चाहो हर एंट्री के साथ एड लेस 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 एड अजीब लग रहा है, छोड़ दो, एक्चुअल उसको एड और लेस तो कर ही रहे हो, दोनों ठीक है बेटा। देखिए, आप हर एक वर्किंग को नोट में ले जाओगे फंस जाओगे, इतना टाइम जाया कर दोगे। कोई वर्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हों, जैसे सेल्स टैक्स में मैं वर्किंग कराता हूँ 1 और 2, चूँकि उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, सीधी सीधी सिंगल लाइन में करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये है कितना, 8 लाख, जो WDV है ऊपर बताया, WDV याद रखना। न्यू कंप्यूटर इसको बाद में देखेंगे, ये इसके अलावा है। जहां पे आपको लगे शक पड़े तो अजम्पशन स्टेट कर दो, अज्यूमिंग कि ये न्यू है या डिफरेंट है, ठीक है। तो न्यू लिखा है तो इसका मतलब वो परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, ये अलग है। इधर आ जाओ, तो आपके पास कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बताएं इसका रेट क्या है। इसका रेट 30% है, और क्या करते हैं हम इसको, अभी क्या करना है, हमें लेस करना है ना। लेस करेंगे, कितना अमाउंट था बेटा, 8 लाख, और 8 लाख पे डेप्रिसिएशन है 30%, तो अमाउंट कितना बनता है, 240 लेस कर लो। हाँ बेटा, एडिशन क्या, कौन सा एडिशन, हाँ उसके अलग करेंगे, अलग करेंगे।
मल्टीप्लाई 0.3 क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ करो करो। आप अगर इसे 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो एक ही बात है ना, बात तो वही है। तो उसको पता चले आपका रेट क्या है, दोनों ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 30% कर दो, मल्टीप्लाई 0.3 कर दो, इधर ही जैसे मैंने वर्किंग, सारी वर्किंग ऐसे होगी, मगर मैंने जो एक्सेल यूज कर रहा हूं तो मैं इसको अलग लिख रहा हूं सेल में, आप सारी वर्किंग ऐसे दिखाएंगे, जरूरी है। अगर 15 लिख रहे हो 0.15 लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है, परसेंटेज भी ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाओ, नेक्स्ट 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 पे आ जाए। मोटर व्हीकल है, अब क्या होगा? अब पहले तो मोटर व्हीकल पे एक नोट है, वो भी देखो इसके साथ ही है। मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज्ड ऑन 15 जून 19 एट द कॉस्ट ऑफ 1 million वॉज सोल्ड एट 750 ऑन 31 May। कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल वैल्यू। रुक जाओ, अब यहां आपको एक अजम्पशन करनी पड़ेगी बेटा। ये एक मोटर व्हीकल है, कब बिकी है? 15 जून 19, खरीदी थी 15 जून 19 पे, 31 मई 21 पे बिकी। 31 में करंट ईयर है, और जो एसेट डिस्पोज होता है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती। हाँ तो अभी दिस ईयर में है ना, तो दिस ईयर तो है ना, करंट ईयर है कि नहीं है? मई 21 है, सोचो करंट ईयर कौन सा है हमारा? 21 ही है, जून 21 एंडिंग है। तो जो ये एसेट था जो सेल किया गया है कितने पे? ये उसकी WDV थी, इतने पे बेचा गया है। अब सवाल ये है कि इसको इसमें शामिल समझे कि ना शामिल समझे? अजम्पशन लेनी पड़ेगी ना, है? मगर बात यह बेटा कि वो पिछले साल का है ना, यहां लिखा है क्या है, ये रिटन डाउन वैल्यू ऑफ के इज फिक्स एसेट्स एज ऑन, हाँ एज ऑन, बिल्कुल ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई 20। बताओ शामिल है कि नहीं है? तो क्या करोगे? इसको तो लेस करोगे ना, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। याद करें, जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है उस साल उसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, और वो ऊपर पोजीशन दे रहा है 1 जुलाई 20 की बिगिनिंग की, और उसके बाद वो बिका है, इसका मतलब शामिल है, तो माइनस कर लो। तो मोटर व्हीकल पे सबसे पहले आ जाओ, हमने डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर रहे हैं। तो पहले आपने क्या किया, ये लिखा लेस मोटर व्हीकल है, टोटल कितना था? टोटल है बेटा 3 मिलियन। 3 मिलियन से कितना माइनस कर रहे हो? ये क्यों माइनस कर रहे हो इतना? क्योंकि हमें बेसिकली कैरिंग वैल्यू चाहिए। कैरिंग वैल्यू किसको कहते हैं? इसी WDV को कहते हैं। वो कितनी है इसकी? वो गिवन है। माइनस करो बेटा इसको। सॉरी, अच्छा रुकें 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 बेटा, रुकें रुकें, ये भी क्लेरिफाई करता हूं सबके लिए कि ये कैरिंग वैल्यू कौन सी है। देखिए, जब ये नोट दे रहा है, ये नोट दे रहा है, ये नोट किस पर्पस के लिए दे रहा है? टैक्स पर्पस के लिए दे रहा है, टैक्स की वर्किंग के लिए दे रहा है। क्योंकि अगर ये टैक्स के लिए नहीं होता तो अकाउंटिंग तो वो पहले ही कर चुका ना। इसका मतलब है कि जो बाकी डेटा वो दे रहा है वो टैक्स पर्पस के लिए होगा उस पर, वरना टैक्स की वर्किंग तो कर ही नहीं सकते तुम। अगर उसको भी अकाउंटिंग का डेटा बना दोगे तो फंस गए फिर। तो इसको सारा कुछ करने के बाद अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी मिलती वो तो पहले ही कैलकुलेट करके दिया है, वो तो पहले ही हमें कैलकुलेट करके दिया। तो बाकी डेटा जब वो देता है ना, वो टैक्स के लिए होता है। टैक्स रिटन डाउन वैल्यू लिखा है ना, टैक्स रिटन डाउन वैल्यू, देख लो टैक्स रिटन डाउन वैल्यू। और फिर क्या कहता है? मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन इतने पे। तो इसका मतलब क्या है? ये टैक्स का डेटा है। कहां पे लिखा है? यहां लिखा है टैक्स रिटन डाउन वैल्यू, क्योंकि वो डेटा देगा ना मुझे टैक्स का, वरना तो मैं वर्किंग ही नहीं कर सकूंगा। तो ये टैक्स का डेटा है। माइनस करो बेटा इससे, कितना बचा?
तो पहली चीज़ तो आपके पास था 3 मिलियन। मैं ज़रा वर्किंग अगर शो करना चाहूँ तो यूं वर्किंग शो करूँगा। पहले लूँगा मैंने 3 मिलियन, माइनस करूँगा कितना बेटा 750, और जो बचेगा उस पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, शाबाश। और फिर मैं इसको भी क्या करूँगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है बिजनेस यूज पे, तो उसको जो रिजल्ट आया उसको 80 पे तो मल्टीप्लाइड बाय 0.8 या 80%। ये बात आपको समझ आई? आप लिखें अपने तरीके से, मैं सिर्फ आपको स्टेप दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप 750 माइनस कर रहे हो क्योंकि हमने इसको साबित कर दिया। अब मुझे आके ना कोई ये ना बताए सर सजेस्टेड सॉल्यूशन में थोड़ा डिफरेंट है। भाई सजेस्टेड सॉल्यूशन में बहुत कुछ होगा, आप अपनी अक्ल इस्तेमाल, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ, सजेस्टेड सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर कहलाता है, सॉल्यूशन भी नहीं है, और ये एग्जामिनर का नहीं होता, ICAP ऑफिशियल का बनाया होता है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एग्जामिनर। तो एग्जामिनर ने क्या किया होगा, यू नेवर नो, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जामिनर का सॉल्यूशन ये पब्लिक करते ना तो फेल होने वाले बच्चे केस फाइल कर देंगे कि एग्जामिनर ने गलत किया था। तो एग्जामिनर का कोई सॉल्यूशन बनता ही नहीं है ऑफिशियली, एग्जामिनर का सॉल्यूशन उसके पास ही होता है और वो पब्लिक नहीं किया जाता। ये ऑफिशियल्स बनाते हैं बच्चों की गाइडेंस के लिए, तो इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो अक्ल से करना, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते वक्त अगर ये नहीं मैं करता चूँकि ICAP ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं ICAP ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, अगर उसकी कोई लॉजिक होगी तो हम भी वैसे करेंगे, वरना हम जो लॉ में लिखा है वो करेंगे, क्योंकि हमें एग्जामिनर का नहीं पता। एग्जामिनर जो आएगा ना वो सही चीज़ देखता है और हम सही काम करेंगे। चलो बच्चों बताओ क्या आया रिजल्ट, 1 माइनस करेंगे 127 270 270, सही है बेटा, ओके। चलो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, और वो है कंप्यूटर परचेस। क्योंकि टेबल कर दे ना, टेबल करके इसको ले आए, फिर इसको देखेंगे, ये इसको तो सिर्फ डेटा माइनस इसको हमने टैकल किया अब तक। न्यू कंप्यूटर वाज परचेज्ड ऑन, बताओ क्या करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपने देखना था कि क्या इसने कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर माइनस तो नहीं की, अगर की होती तो एडबैक करते, नहीं की, माइनस नहीं की, इसने नहीं की क्योंकि गिवन ही नहीं है कहीं जहां से पता चले कि ये माइनस हो चुका है या कॉस्ट में शामिल है। ये रिटन डाउन वैल्यू का डेटा दे रहा है कहीं पे, ये देखो क्या लिखा है, बल्कि है, ये देखो क्या लिखा है बेटा, शामिल है। अगर इसको इंटरप्रेट करें ना तो शामिल लग रहा है, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, तो इंक्लूड हो गया ये। तो पहले क्या करोगे, वही बात जो मैं सिखा चुका हूं भाई। मैं अगर यहां आके ये देखूं, क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि ये माइनस हो चुका है, क्या लग रहा है, माइनस हो चुका है, हो चुका है, ऐड करो। और लग रहा है नहीं माइनस हुआ तो नोट लिखो, क्या लिखोगे कि अज्यूमिंग कि ये डिडक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको डिडक्ट करना चाहता हूं और एड बैक करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां से इसने ये किया है ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो अजम्पशन में वो लेता हूं जिसमें कुछ करना पड़े, ऐसी अजम्पशन में नहीं लेता कुछ ना करना पड़े। तो अजम्पशन ऐसी लूंगा जिसमें मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़े। तो वर्किंग क्या है, तो न्यू कंप्यूटर को मैं एड बैक कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट को ऊपर लिखा है ये शामिल हैं। तो अगेन क्या करूंगा, ऐड करूंगा ना यार, तो लेस करेंगे। सोचो किस में ऐड हुआ है उमेर, जब वो कॉस्ट में शामिल है तो माइनस हुआ है ना, तो इनकम ऐड करोगे ना तुम। क्या करूं मैं, ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा बताओ, एक्सपेंस को, वो मैंने लिखवाया था इसीलिए सारा, उसमें जाके देखो न्यू कंप्यूटर कितनी कॉस्ट ऐड हुई है और लेस हुई है, तो 1.5 लाख, तो 150 ऐड बैक हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन देनी है आपने, डेप्रिसिएशन तो दोगे ना यार उसको। तो न्यू कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन बताओ कैसे कैलकुलेट करूंगा, डेप्रिसिएशन
बेटा 1.5 लाख पे इनिशियल अलाउंस क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? वो सिर्फ प्लांट मशीनरी पे मिलता है, इस पे नहीं मिलता। रुको तो बेटा, रुको, मैं आता हूँ, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, रुको, इंटेंशनली कर रहा हूँ, सबर। न्यू कंप्यूटर 15% पे डेप्रिसिएशन हो गया, करेक्ट? ऑनलाइन वालों करेक्ट? भाई देखें, रेट जो होंगे ना वो गिवन तो होते हैं, मगर मैं चाहता हूँ ये रेट यार याद कर लो। 15% किसके लिए, 10 के, ताकि आपको देखना ही ना पड़े। कंप्यूटर का रेट 30% है, अभी तो हमने लगाया था 30%, ठीक है? तो 30% के हिसाब से 0.3 से आपने किया, ये आपका बन गया अमाउंट। अब इसमें एक और बात है, क्या? हु सेड दिस? गुड बेटा, सुनिएगा बेटा, आपको पास्ट के चंद पेपर में एक पॉइंट नजर आएगा जो लॉ चेंज हो चुका है, पास्ट पेपर में नजर आएगा। बीच में एक हाफ ईयर पॉलिसी आई थी। हाफ ईयर पॉलिसी क्या होता है कि जब न्यू एसेट परचेज किया जाएगा तो ईयर 1 में उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ 50% तक मिलेगी, फर्स्ट ईयर तक। उसमें नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ डेज को नहीं देखा जाएगा अगर न्यू एसेट होगा, और मिड ऑफ द जब भी परचेज किया जाएगा तो पहले साल उसको आधी डिडक्शन दी जाती थी डेप्रिसिएशन की, मगर वो ओमिट हो चुका है। फुल ईयर पॉलिसी है, डेप्रिसिएशन पे फुल ईयर पॉलिसी है, इंटेंजिबल पे नहीं है। ये प्रोपोर्शनेट करते हैं इंटेंजिबल को, तो फुल ईयर पॉलिसी है, इसको नंबर ऑफ मंथ तक लिमिट नहीं करोगे, ये सही वर्किंग है, ये सही वर्किंग है। इसमें आप ये मंथ को इग्नोर करोगे कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने नहीं, फुल ईयर पॉलिसी है। टेंजिबल पे फुल ईयर पॉलिसी है, पूरे साल की डिडक्शन दे दोगे। इंटेंजिबल पे लिमिट करते हम, अगर इंटेंजिबल होता तो। मोटर व्हीकल पे आ जाएं। मोटर व्हीकल वॉज परचेज्ड ऑन 15 जून 19 एट द कॉस्ट ऑफ 1 million, was sold 750 on 31st. Carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceeds. अब इसमें डेटा क्या है, आप वाली बात पे वापस आ रहा हूं और मैं कहता हूं इसको एग्जामिन करें। 750 अगर इसकी कैरिंग वैल्यू है और इतनी ही इसकी सेल प्रोसीड है, इसका मतलब इसका इंपैक्ट ही नहीं आया सवाल पे, जीरो, नो गेन नो लॉस की सूरत में। तो वर्किंग जब की गई थी तो जीरो पे की गई है। कैसे? शाबाश। आपको पता है इस सवाल में मैं चाह रहा था कि जब इधर आप डिस्कस कर रहे थे ना मेरे से टैक्स की डेटा है या किसकी है, तो मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त मैं डिटेल में डिस्कस करूं, यही बात सुननी थी मुझे। एक दफ़ा थोड़ी सब तवज्जो से सुन लें कि एग्जामिनर आपसे ना करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को वर्कआउट कराने के लिए पिछले सालों की वर्किंग करा सकते हैं। तो WDV वर्क कराने के लिए आपको वो डेटा ऐसा दे देगा कि देख के, जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा मुझे सिखाना है आपको, तो कहाँ गलती कर सकते हो, तो आपको मैं चाहता हूं कि इसकी वर्किंग सीखो, फिर वापस जाके इसको हम देखेंगे कि क्या हमने माइनस किया क्या नहीं किया। कैसे? सुनिएगा मेरी बात। व्हीकल कौन सी है बेटा? उठाओ, मोटर व्हीकल कितने की है? ये मैं एक नोट बना रहा हूं साइड पे, नोट, और इस नोट पे मेरे पास है मोटर व्हीकल। और कितने की मोटर व्हीकल थी बेटा? 1 मिलियन की। ईयर कौन सा था? अक्वायर जब आपने किया, टैक्स ईयर कौन सा था? टैक्स ईयर 19। ये डेटा क्यों दिया है? यहां मैं अपनी वो एडवाइस या बात को लिंक करना चाहता हूं कि आईज कांट सी व्हाट माइंड डजंट नो। नजर ही नहीं आएगा। कोई बच्चा सोचेगा नो गेन नो लॉस, क्या? सुनिएगा, कुछ ख्याल कहां जाएंगे, ये फेयर मार्केट तो नहीं है, कोई यहां इररेलेवेंट जगह जा रहे हैं, नहीं, फेयर मार्केट नहीं है। गौर से देखो ये। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फोकस ऑन द फैक्ट्स। जहां फंस जाओ और कुछ ना समझ आए, सवाल पूछो खुद से, ये क्यों दिया है, इसका क्या लिंक होता है। 15 जून 19 टैक्स ईयर 19 है, उसमें एक मोटर व्हीकल एक्वायर की गई है। अब
अगर इस बात को एग्जामिनर ने दिया है, कुछ तो वजह होगी। क्या वजह होगी? वो जो तुम्हारी बात थी ना बेटा, कि ये डेटा जो दिया गया है आया टैक्स का है भी कि नहीं है। ऊपर उसने लिखा तो है WDV वाली बात, जहां मैंने आपको शो किया था, मगर यार वो टैक्स की सिर्फ WDV थी बस। ये सारा डेटा टैक्स का होना जरूरी है कि नहीं है, वो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। वो टैक्स WDV है, ये WDV नहीं है, देखना पड़ेगा आपको। हाँ WDV है सर, हो सकती है। तो जरा लिंक करते हैं डेटा को। मैं इसको एज इफ के 19 में हूं, एज इफ के मैं 19 में हूं, मैं रीवर्क करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि टैक्स में इसकी करंट ईयर की WDV क्या है। ओके, आ जाओ 19 टैक्स ईयर में। टैक्स ईयर 19 में इसकी WDV के लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी 19 की। 19 में रेट क्या था इसका? रेट तो सेम होगा। डेप्रिसिएशन क्या होगी उस वक्त इसकी? 15%, करेक्ट। अब सवाल यह है कि इस एसेट पे कोई डिस्क्लोजर नहीं है एज ऑफ नाउ। सुनना मेरी बात, आपकी बात सही है बेटा, तुम सही जा रहे हो, बट वो सबको लेके चलना है। इस जगह कोई लिंकेज नहीं है। अब आपने वो पहले फैसला करना है कि ये एसेट कौन सा है। मोटर व्हीकल, ये मोटर व्हीकल जो थी, इसके अंदर कहीं पे बताया गया कि ये पार्सल बिजनेस यूज का है? नहीं। मगर ये क्या बताया गया है? इसका मतलब ये नया एसेट है, पुराना एसेट है। और ये डेट अगर आप लिंक करते हो इससे, तो इसका मतलब क्लियरली ये व्हीकल इसमें शामिल है। क्लियरली ये व्हीकल इसमें शामिल है कि नहीं है? है। तो फिर आपको 15-19 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? पार्सल बिजनेस यूज भी करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितने रेट पे आप लेंगे? 15%, मगर अलाउ करने के लिए आपको बिजनेस यूज उसने दिया हुआ है। तो बिजनेस यूज कितना है इसका? कितना है बेटा? 80%। तो डिसअलाउ कितना हुआ? ये अलाउ नहीं हो रहा। ये बात दोबारा सुन लो बेटा, आप एक भी चीज मेरी नहीं मानोगे या नहीं मान रहे तो आपका जवाब डिफरेंट होगा। और अगर मैं गलत जा रहा हूं मुझे रोको। पहला सवाल क्या है कि मोटर व्हीकल ये बताई गई है, ये है WDV। फिर कहता है मोटर व्हीकल पुरानी बता रहा है। पुरानी तो शामिल होगा ना इसके अंदर। कब की है पुरानी? भाई 15 जून 19 की है, पुरानी है तो शामिल होगी, यकीनन शामिल होगी। मगर हमें देखना क्या है कि वो बिकी है, करंट ईयर में बिकी है, तो इसकी डेप्रिसिएशन तो हम नहीं देंगे, मगर गेन लॉस तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंसीडरेशन रिसीव्ड, वो तो गिवन है। मगर WDV देख हम चेक करना चाहते हैं, आया कि वो भी 750 है, क्योंकि हमने वहां से 750 माइनस किया था, तो हमने वो गलत तो नहीं किया, वो भी डबल चेक हो रहा है। तो आप यहां आके मैं इसकी कंप्लीट वर्किंग करूंगा। अगर इसकी WDV दूसरी निकली, इधर से हम दोबारा जाएंगे, रीवर्क करेंगे। उस वक्त मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, अब मैं कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूं एंट्री को। फिर जो भी होगी वो ही माइनस होगी। अब WDV निकालने के लिए मुझे व्हीकल चाहिए, यूज देखना है। ये बता रहा है 80% उसका यूज बिजनेस का है, तो मैं क्या करूंगा? 80% अलाउ किया और ये नॉट अलाउड किया। ये मैं कॉलम क्यों बनाता जा रहा हूं नॉट अलाउड? क्योंकि डिस्पोजल हुआ है इसका, और डिस्पोजल में ये कॉलम से जो फिगर आएगी वो ऐड होगी। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। अगले साल अब मुझे चाहिए क्या? ये मैंने उठाया उसकी कॉस्ट, WDV चाहिए। क्या माइनस करूं? डेप्रिसिएशन टोटल माइनस करते हैं हम, याद है? माइनस किया, ये WDV मिल गई। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा? अब हमारा टैक्स ईयर है 20। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? WDV पे लगाओ 15%, फिर इसका लो 80% और माइनस करो उसमें से ये, तो आपको नॉन बिजनेस यूज मिल गया। ये कौन सा ईयर हो चुका है? 20। करंट ईयर कौन सा है? इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अब आपको WDV पता करने के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट। करंट ईयर की WDV पता करने के लिए क्या चाहिए? एसेट की कॉस्ट। तो कॉस्ट गिवन थी हमारे पास ये, फिर हम WDV माइनस करते हैं इससे।
कौन सी WDV माइनस करते हैं? जो हमने वर्कआउट की होती है। तो हमारे पास अब यानी डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस करते हैं? टोटल माइनस करते हैं, ये माइनस करेंगे। ये आ गई आपकी क्या? डेप्रिसिएशन माइनस की ये आपकी WDV है। कितनी WDV है ये? मगर याद रखो कौन सी डेप्रिसिएशन आपने माइनस की होती है? टोटल वाली। और इधर आके अब क्या करना होता है? इसे इंक्रीज करना होता है। कौन सा अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं? जो उस वक्त तक अलाउ नहीं किया हमने। तो कौन सा अलाउ नहीं किया हमने? हमने ये भी अलाउ नहीं किया था, और ये भी, ये तीसरा पॉइंट था जो एडबैक वाला पॉइंट था। एडबैक हो गया। अब आपकी WDV आ गई, टैक्स की WDV, ये कहलाती है WDV। ठीक है, कौन सी WDV है? ये टैक्स की WDV आ गई। अब आप क्या करोगे बताओ? ये WDV थी और आपने उसमें ये ऐड कर दिया। आपकी WDV एक्चुअली कितनी है टैक्स की? और उसने कितनी वर्कआउट की हुई है? इसका मतलब है कि ये WDV टैक्स की नहीं थी, ये अकाउंटिंग की थी। यू वर करेक्ट ऑल अलोंग। कैसे पता चला? हमने वर्किंग करके देखी है, वो डिफरेंट फिगर आई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले जाओ करेक्शन करो। इधर इधर जो रिडक्शन आपने मारा था वो 75 का था, वो गलत था, और 750 का वो गलत था। उसको करेक्ट करो जाके, जाओ। और सवाल में, चूंकि उस वक्त मैं इसको डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा था, मोटर व्हीकल से आपने कितना माइनस किया हुआ है? 750 माइनस कितना करना था? 778। वो माइनस करो और बाकी वर्किंग करके फिगर बताओ। अब बताओ फिगर, क्योंकि वो बेटा हमने वर्कआउट करके एक एक चीज को साबित कर दिया, हमें अब WDV मिल गई है। जी बेटा दिखाता हूं, ये सिर्फ फिगर मुझे वर्कआउट करके बच्चे बताएं, लिखूं ताकि वो करेक्शन हो जाए, फिर मैं वो आपको वर्किंग दोबारा बताता हूं। 722 क्यों करना था बेटा? देखो 722 में एडबैक होता है बेटा। ये ना पार्शियल बिजनेस यूज के एसेट की जब डिस्पोजल करते हैं ना, ये पॉइंट है लॉ का। अगर आपने नहीं पढ़ा बेटा, मास्टरशीट में लिखा हुआ है ये, कि जब पार्शियल बिजनेस यूज का एसेट बिकता है तो उसमें डिसअलाउड वाला अमाउंट जो होता है ना, जितना भी उस वक्त तक डिसअलाउड होता है, वो WDV में ऐड हो जाता है। ऐड होने से बेटा 778 हो गई। ठीक है, और ये 778 इसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें। बताओ क्या हो बेटा? 266640। चले बेटा, ये करेक्शन है। आए अब इसको बताएं, अब एंट्री में क्या नजर आ रहा है आपको? आपको अब मिल चुकी है टैक्स की WDV और कंसीडरेशन रिसीव्ड। कंसीडरेशन रिसीव्ड कितनी है मुझे बताएं? व्हीकल डिस्पोजल हुई है ना, डिस्पोजल पे क्या कैलकुलेट करते हैं? गेन या लॉस? क्या आया है? लॉस आया। तो क्या लिखोगे? लॉस को क्या करते हैं? लॉस को क्या करते हैं? लेस करेंगे ना। हाँ, टैक्स लॉस से करो लेस इसको। कैसे बेटा? नहीं नहीं, पूरा वापस सेट बैक होगा। लेस, क्या लेस हो रहा है? टैक्स का लॉस। लिखो लॉस। क्योंकि देखिए मुझे एक बात बताएं, आपने अकाउंटिंग में क्या किया था? नो गेन नो लॉस। तो कुछ एड लेस नहीं हुआ क्योंकि वो तो नो गेन नो लॉस था ना, उसने एड किया ना लेस किया। तो हम टैक्स की वर्किंग करके देखना चाहते थे कि गेन आया कि लॉस आया। गेन आता तो हम टैक्स करते, लॉस आया तो डिडक्ट करेंगे। मगर अकाउंटिंग में कुछ नहीं हुआ था, तो लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ये एहतियातन लिख रहा हूं कि पार्शियल बिजनेस यूज वाली है। आपके पास कंसीडरेशन रिसीव्ड कितनी थी बेटा? 750 ये गिवन है, ये कंसीडरेशन रिसीव्ड है। आपकी WDV टैक्स की क्या आई? 778। माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको लॉस मिलेगा कितना? 28 का। ये समझ आया आपको? अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि डेप्रिसिएशन में क्या सारी वही बातें थी जो मैंने सिखाई थी या कोई नई बात आई?
सिर्फ आपको वर्किंग करनी। ये देखिए जो मैंने आपको वर्क ये सिखाया था ना, यही चीज़ें आई थी, सिर्फ कोई ऐसी बात जो ना सिखाई हो ये फॉर्मेट में मौजूद है। गेन आएगा, लॉस आएगा, क्या करना है, ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। 778 जो है वो उसकी WDV है बेटा। जब WDV है तो आपकी वो शामिल होगी ना टैक्स की WDV। डेटा ऊपर टैक्स का था, नीचे अकाउंटिंग का था, वो हमने वर्कआउट करके वेरीफाई कर लिया। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट सवाल क्या है इसका बेटा, एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, राइट बिलावल, राइट, एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर 23rd of March एज एडवांस सैलरी। शफक बेटा सिर्फ एक सेकंड देना, ठीक है, मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23rd of March 21 एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Since he was in urgent need of amount and banks were closed on 23rd of March due to Pakistan Day, he paid in cash। रुको पहले मुझे एक बच्चों को एक्सप्लेन करने दो। देखो ये जो एडबैक है ना, बोलना नहीं चाहता बट ये एडबैक जो किया हमने, ये कुछ टीचर्स के नोट्स में नहीं है, कुछ टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं ये एडबैक करना। जबकि और मुझे आई डोंट वांट टू से बट मजबूरी है, चूंकि एक बच्ची बार बार उस पर रोक रही है मुझे, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि उसने नहीं पढ़ा। सीधी सी बात है, उसको नहीं पढ़ा, उसको समझ नहीं आएगा। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखा दूं आपको कि बेटा ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका बेयर एक्ट है। चूँकि अभी ये नया लॉ आप पे अप्लाई नहीं करता, ये अगले अटैम्प्ट के लिए, तो मैं आपके रेलिवेंट लॉ को खोल रहा हूँ और उसमें मैं आपको शो करना चाहता हूँ डेप्रिसिएशन का सेक्शन 22, और उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेप्रिसिएशन पार्शल बिजनेस यूज का, इसका सबसेक्शन 9 है जिसका ताल्लुक बेटा आपके इस टॉपिक से है। ये सिर्फ इसलिए वो बताना चाह रहा हूँ, ये आपका बेटा डेप्रिसिएशन है और उसमें ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये डेप्रिसिएशन का सेक्शन है। और इसमें जब सबसेक्शन 3 में लिखा था पार्शल बिजनेस यूज का एसेट होगा, पार्शली आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। सबसेक्शन 6 में लिखा था कि इसकी WDV कैलकुलेट करते वक्त टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। फिर ये देखिए 9 क्या लिखा है, 9 कहता है कि वो एसेट जो पार्शल बिजनेस यूज का होगा यानी सबसेक्शन 3 वाला, जब उसका डिस्पोजल होगा सबसेक्शन 8 की वजह से, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किससे, WDV को, कौन से अमाउंट से, जो डिसअलाउ किया गया था। तो लॉ में मौजूद है पॉइंट बेटा, तो जो लॉ में मौजूद है वो कोर्स में है। तो कहीं अगर नहीं लिखा प्लीज लिसन टू मी, आपने इस पॉइंट को करना क्या है बेटा, आपने पार्शियल बिजनेस यूज के एसेट की जब वर्किंग की ना, तो जो ओवर द इयर्स बिजनेस यूज ना होने की वजह से हमने डिसअलाउ किया हुआ था उसको ऐड कर लो और आखिर में WDV में ऐड कर दो। उस अमाउंट को ऐड करने से जो WDV मिल जाती है उसकी बेसिस पे वर्किंग की जाती है उस एसेट की। चलो मेरा बच्चा आगे, फॉर ऑल पर्पसेस वो WDV है ना यार, फॉर ऑल पर्पसेस वो WDV है। एनीवे थोड़ा सा आगे मैं चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा हम उसको बाद में भी टैकल कर सकते हैं। आप आगे जाएं मेरा बच्चा और ये आए अमाउंट ऑफ 40,000। मुझे बताएं सैलरी कैश में पे हो तो अमाउंट देखना है 32, ठीक है, और 32 का अमाउंट जो है ना अगर पर मंथ बनता है सैलरी का तो कैश में पे नहीं हो सकता, बैंक से पे होना है, क्रॉस चेक से पे होना है। तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ होने की वजह से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और लिखेंगे सैलरी पेड इन कैश। कितनी पे हुई, 40, ये आपने ऐड कर दी क्योंकि आपने ये सेक्शन 21 में पढ़ा था, डिडक्शंस नॉट अलाउड DNA, उसमें लिखा है कि सैलरी पर मंथ अगर 32 होगी तो वो चेक से, ऑनलाइन पेमेंट से होगी। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में आ गया आपका साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च related to KE's business includes salaries to scientists, material of 320 used in the research and 700 paid to company in China supporting KE scientists in the research work. This expenditure was not recorded as intangible assets as it could not be provided with board. इसका मतलब इसका टोटल खर्चा जरा पहले गिने,
एक है 880, दूसरा है 230 और तीसरा है 700। ये सारा डिडक्ट हो चुका है, तीनों को अलग अलग देखते हैं। साइंटिस्ट की सैलरी साइंटिफिक रिसर्च में शामिल है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हमने आज रिवाइज भी किया, मैं एक दफ़ा, चूंकि ये इंपॉर्टेंट आता है बार बार, ये आपके सामने है, ये लॉ दिखा रहा हूं, क्या लिखा है, अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान। एक्सपेंडिचर के लिए लिखा है इनकर्ड, जो आपने पूछा था बेटा, आपने कहा था ना दोनों यहां पे, तो एक्सपेंडिचर के लिए भी पाकिस्तान लिखा है, ये आपके सामने लॉ है। और होल्डी एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज, फिर साइंटिफिक रिसर्च को डिफाइन किया, ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर डिफाइन कर रहा है, मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ पर्सन्स, और उसमें ये कहता है कि ऐसे एसेट्स, गौर से देखना, मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाय अ पर्सन ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेक, रिसर्च भी पाकिस्तान में होनी चाहिए, दोनों यहाँ, फॉर पर्सन्स, फॉर पर्पज ऑफ डेवलपिंग पर्सन्स बिजनेस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च। कहता है अगर वो एक्सपेंडिचर खुद करे तब भी ठीक है, किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से करवाए तब भी ठीक है। तो रिसर्च दो तरीके से कर सकता है, खुद भी या किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से करा सकता है। तो अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च फॉर द पर्पज ऑफ पर्सन्स बिजनेस, मगर ये देखो क्या लिखा है, अदर देन एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक्विजिशन ऑफ, वो नहीं मिलेगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स यहाँ नहीं मिलते, सिर्फ रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा होता है। और फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, उसको भी नहीं डिडक्ट करता। और जो ये नेचुरल डिपॉजिट्स, ऑयल गैस वगैरह के हवाले से खर्चा है, लोकेशन, एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट, क्वालिटी वगैरह चेक करना, वो भी नहीं मिलता। तो आप बताएं, सबसे पहले फर्स्ट जो इसने एक्सपेंस इनकर किया था वो सैलरीज पे किया साइंटिस्ट की, करेक्ट इनकरेक्ट? इसको इग्नोर करें क्योंकि पहले ही माइनस है, ऑलरेडी माइनस है तो छोड़ दो ना, हम दोबारा डिडक्ट यहाँ लेस थोड़ी करेंगे, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट उठाया हुआ है, तो उसमें से माइनस है, ये खर्चे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। क्योंकि ये क्या कहता है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो लेस हो चुका है, छोड़ दो। अब आ जाओ इस पे, अब गौर से देखो, मटेरियल लिख रहा है, इक्विपमेंट नहीं लिख रहा। अगर इक्विपमेंट लिखता तो मैं इसको माइनस करता, एड बैक कर देता, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट्स यहां नहीं आते। मटेरियल है, ये भी सही था, ये भी सही किया गया, अलाउड। मटेरियल भाई उसमें हो सकता है कुछ केमिकल्स हो, तो वो तो यूज होंगे ना, साइंटिफिक रिसर्च वरना कैसे होगी। तो अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट ऐड कर देता ना, तो वो इस सेक्शन में अलाउ नहीं होता, वो एड बैक होता। अब क्या डिसअलाउ करोगे, क्या ये वाला डिसअलाउ करोगे कि ठीक है ना, कि ये वो अमाउंट है जो पेड टू अ चाइनीज कंपनी है, ये वाला हम डिसअलाउ करेंगे। वजह क्या है इसको डिसअलाउ करने की, ये करेंगे एड बैक। क्या नहीं किया, वाह। ये एड बैक इसलिए है कि ये एक्सपेंस कहां इनकर हो रहा है, चाइना। चले, चाइना में paid to a company for supporting KE scientists in research work. Now my point is कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के सेक्शन में अगर आप ये गौर से देखो, एक्सपेंस इज नॉट, इसको मैं डिसअलाउ इसलिए नहीं कर रहा, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैं इसको इसलिए डिसअलाउ नहीं कर रहा कि साइंटिफिक रिसर्च चाइना में हुई है, ये मैं इसलिए डिसअलाउ कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर इनकर चाइना में हुआ है। हमने अभी अभी देखा दोनों पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसने साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान में कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट, वो फोन कर रहे हैं चाइनीज, हाँ भाई ये यूं कर दो, चलो रिसर्च तो पाकिस्तान में हुई, चाइना में नहीं हुई, एक्सपेंडिचर इनका तो बाहर हुआ ना, उसलिए डिसअलाउ कर रहा हूं इसको, ये डिसअलाउ होना है बेटा। ओके, तो एक्सपेंडिचर पेड टू चाइनीज कंपनी, और इसकी वजह क्या है, इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ना कि रिसर्च कंडक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान, दोनों चीजें देखनी होती हैं। कितना एडबैक करूं बेटा, कितना, 7 लाख एडबैक कर दो, क्योंकि ये उसने माइनस किया है। ठीक है बेटा, तवज्जो,
इसमें फ़र्क किया है मैंने, साइंटिफिक रिसर्च की वजह से नहीं, एक्सपेंडिचर की वजह से। नेक्स्ट क्या है बच्चों? अगर वो इसको कैपिटल एक्सपेंस दिखाता, उसकी एमर्टाइजेशन क्लेम करता, हम उसको निकाल देते। अब सवाल ये है कि अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के एसेट्स हैं, ये बात सुनिएगा, ये बहुत अच्छा कि आपने पूछा, अगर इसमें वो इक्विपमेंट भी देखता, कोई एसेट्स बताता साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो किए गए, इस सेक्शन में उसकी डिडक्शन तो नहीं मिल रही, मगर वो बिजनेस के हैं, बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कवर करते आप उसको। सिर्फ देखना क्या है कि एक सेक्शन से निकला तो कहीं दूसरे में कवर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन की हम दे देते, मगर इसमें है नहीं। एन एक्सपेंस ऑफ 650 पेड एज इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ अ, क्या करूं, क्या लैंड की कॉस्ट मिलती है, लैंड की डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट, तो कैड बैक करो भाई, ठीक है। क्या पे हुआ है उसने? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड, लैंड है ना भाई, लैंड की कॉस्ट नहीं डिडक्ट होती बेटा। 650 परचेज ऑफ गोड्स वर्थ 225 फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अज़हा, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। बीइंग पर्सनल एक्सपेंस कितने लाख थे? 225, 225। डोनेशन, यहां मैं रुकूंगा, ये तो आप बताओगे। डोनेशन ऑफ 100,000 अप टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ दिस अमाउंट वाज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल, ऑल डोनेशंस वर मेड थ्रू क्रॉस चेक। पहली बात क्या है? पहली बात क्रेडिट छोड़ो, पहली एडबैक करो इसको, क्योंकि लेस करके बैठा हुआ है यार एक्सपेंस की फॉर्म में, पहले तो उसको एडबैक करो ना पहले, बाद में देखेंगे इसका क्रेडिट है कि नहीं है। तो डोनेशन जो है एज डिडक्शन थोड़ी क्लेम होता है, उस पर क्रेडिट मिलना है, जो भी मिलना है। बाद में कितना अमाउंट था, एडबैक पूरा कर लो ना, अभी तो 40 बाद में देखते हैं, ये एडबैक होगा। अब इसमें क्या मिलता है? अब एक बात तवज्जो से सुनिएगा बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं, क्रेडिट मिलता है, हम उसको वर्कआउट करेंगे, मगर जब भी ये लिखे ना सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में एक एंट्री है जो कहती है कि अगर सेकंड शेड्यूल में बताई, वहां एक एंट्री है, उसमें इदारे लिखे हैं फलाना फलाना फलाना, वो एनजीओस हैं, एनपीओस हैं, उनमें अगर उनको आप डोनेशन दोगे ना तो उसको स्ट्रेट डिडक्शन मिलती है। स्ट्रेट डिडक्शन का मतलब टोटल इनकम से उसको माइनस करते, वो बात की बात है, ठीक है। क्रेडिट नहीं मिलता उस पर स्ट्रेट डिडक्शन है। ये उस हिसाब से बता रहा हूं जिस हिसाब से सवाल बनाया गया था। एनीवे, क्रेडिट है, बाद में देखेंगे, अभी आगे बढ़ जाओ, एडबैक करके आगे बढ़े हम। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2 लाख पेड टू रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अब्बास एंड हिज डिपेंडेंट्स, क्या करोगे? क्यों? एम्प्लॉइज की कराता तो क्यों? तो भी क्यों? फिर डिडक्ट होता भाई, बिजनेस के लिए है ना, फिर तो कितना था? याद रखिएगा बच्चों के जाती एक्सपेंस तो नहीं मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंस मिलेगा। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज की कराई जाती है और वो बिजनेस एक्सपेंस है। ये हो गया कंप्लीट।
अदर इनकम में देखते हैं जो हम माइनस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं ना, हाँ क्या होगा, कहां से लेस होगा, कहां से, बिजनेस से, आर यू श्योर? ओके चलो बेटा, अब एक बात तवज्जो बेटा देखें, अब देखें इसमें अदर इनकम के नोट पे आए, थोड़ा इसको गो थ्रू करते हैं ताकि हमें पता चले इसके साथ क्या होगा। एन अमाउंट ऑफ 720, अब पहले तो ऊपर आ जाए नोट पे, इधर ये हमने पूरी वर्किंग कहां से स्टार्ट शुरू की थी, यहां से की थी। ओके, जब यहां से हमने शुरू की इसका मतलब इसमें ऊपर की, अब मैंने पहले क्या था, ऊपर को छोड़ो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए, मगर एक चीज ऐसी है जो लाजमन देखनी है, जिसकी तफसील हमें नोट से ही पता चल पाती है, देख के नहीं समझ पाते। अगर अदर इनकम देख के कोई भी बच्चा ये समझता है ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो गलत हो, ऐसे नहीं है। अदर इनकम का मतलब बिजनेस इनकम भी तो हो सकती है, तो अदर इनकम देख के अदर सोर्स इनकम नहीं फेस, तो नोट तक पहुंचोगे नहीं, बता नहीं सकते। अब हम नोट तक पहुंचे, अब देखना चाहते हैं इसमें क्या था। टोटल अमाउंट हमारा कितना बनता है ये, और अगर सपोज करो इसका कोई नोट नहीं देगा ना, मैं उसको बिजनेस ही समझूंगा। अदर इनकम डजंट मीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मुझे नहीं पता तो बिजनेस ही होगा, क्योंकि ऊपर वो क्या बता रहा है, बिजनेस बता रहा है, मैं तो उसको बिजनेस लूंगा। इसीलिए इसे नोट तक हम फैसला नहीं कर सकते। अब प्लेसमेंट क्या है, मैंने क्या कहा था, बेस्ट वे है इज द पॉइंट कम उस वक्त डील करो उसको। कोई ऑर्डर नहीं है कि लाजमन पहले इनकम माइनस कर लो फिर सारे एडिशंस कर लो, नहीं नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। अब हम पहुंचे हैं, और एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आ जाए ना आपको इस पूरे प्रोसीजर पे, फिर आप प्रेजेंटेशन में ये बात ख्याल रखो, और फिर ठीक है पहले इनकम माइनस कर लो। जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया था, सबसे पहली रिडक्शन मैंने क्या की थी, इनकम की थी। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है फिर तुम इस तरीके से जाना, नहीं है एज द पॉइंट कम उसी वक्त उसको टेकल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाएं डिटेल देखते हैं ताकि हमें समझ आए अदर इनकम क्या थी। अमाउंट ऑफ 720 रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड related to tax year 18, this amount includes an additional payment of 80 due to delay in tax refund. Okay. ये बच्चों वाली बात, हाँ हाँ, अदर सोर्स कितना, आगे तो बढ़। ओके ओके, यही तो सुनना था, यही तो सुनना था। देखिए सबसे पहली बात यह था कि आपकी उसने इनकम में कितना दिखाया, भाई इनकम में शामिल है ना, क्या बोल रहा है, अदर इनकम इंक्लूड्स कितना 720, ये तो उसकी इनकम ही नहीं थी, इसके तो अपने पैसे थे जो रिफंड के वापस आ रहे थे, मगर उसने गलत ऐड किया तो लेस तो कर लो ना यार, एडजस्टमेंट तो कर लो ना। उसने इनकम में शामिल किया था, गलत था, मगर हम उसको माइनस करेंगे, फिर आया के टैक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। ये 720 उसने बोला अदर इनकम है, मगर उसकी गलती क्या थी, तेरी इनकम ही नहीं है, अदर तो दूर की बात, ये तो तेरा रिफंड है, अपने पैसे वापस आ रहे हैं जो ओवर डिडक्शन हो चुकी थी। रिफंड इज नॉट योर इनकम। अदर सोर्स में उसने रिफंड नहीं शामिल किया। सुन लो, अदर सोर्स में उसने क्या शामिल किया है, कहता है जब तुम्हारा रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना दे, डिले कर दे, तो उसका रिफंड भी लो और ऊपर पैसे भी लो। कानून कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर रिफंड डिले करेगा, जितने दिन डिले करेगा उतने दिन की कंपनसेशन देगा। जब टैक्स डिपार्टमेंट हमसे हम टैक्स देर कर दें, डिफॉल्ट सरचार्ज लेता है, तो हम भी तो डिफॉल्ट सरचार्ज लेना उससे, मगर उसको डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं बोला, क्या बोला, एडिशनल। तो आप रिफंड को इनकम नहीं बनाना अदर सोर्स की, किसे इनकम बनाओगे, एडिशनल पेमेंट। रिफंड पे वो कितनी है, टोटल कितना था 720, दिस अमाउंट इंक्लूड्स, इसमें कितना शामिल है, ओके। अब पहले मुझे यहां एडजस्टमेंट कराओ, एक ऐसी इनकम जो उसने शामिल की, ऐड करूं कि लेस, इनकम लेस होती है बेटा, क्या लिखूं,
पेपर से सवाल लो ना। रिसीव्ड फ्रॉम, टोटल कितना रिसीव हुआ बेटा? 720। ये अदर इनकम में शामिल था? हाँ शामिल था। क्या इसमें कोई इनकम का एलिमेंट है? ये सारी इनकम थी, मगर चूंकि उसने शामिल कर लिया था ऊपर की फिगर में, ये पूरा शामिल है, तो क्या करोगे? पूरा लेस कर लोगे, 720 लेस करोगे। चलो 720 लेस करते हैं, फिर आगे एक बात आएगी तो उस वक्त समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ो। सेकंड क्या था? कैपिटल गेन्स कितना? 430 250 ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड अ पब्लिक अनलिस्टेड। पब्लिक अनलिस्टेड के शेयर्स किधर जाते हैं? कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल गेन में जाता है। हिम्मत लिमिटेड अ पब्लिक लिस्टेड, ये कहां जाता है? सिक्योरिटीज। मगर कुछ भी हो, बिजनेस तो नहीं है ना, माइनस करो इनको, इनकम को तो लेस कर लो ना। लेस क्या लिखूं? चलो, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कितना था? दोनों फिगर बताओ कितनी है? 4,30,000 और दूसरी कितनी है? 2.5 लाख। मिला लो कितनी हुई? 86 को माइनस करना है, 86 माइनस हो गया, क्योंकि इसको इनकम में शामिल नहीं कर सकते। आगे बढ़े। ये आपकी माइनस हो गई, कहाँ जाएगी? किसी हेड में जाएगी, बाद में देखेंगे। चलो भाई, सवाल रिक्वायरमेंट तक पहुंच गए। अब आपका बिजनेस इनकम हो गया, आपकी बिजनेस इनकम हो गई। बताओ क्या लिखूं इसमें? क्या हम लिखते हैं बेटा? इनकम, इनकम अंडर द हेड। किस हेड की कैलकुलेशन की थी आपने? इनकम फ्रॉम बिजनेस की। आप अपने तरफ से कर लीजिएगा, देखें क्या आ रहा है। अपलोड होगी बेटा, सफदर पोर्टल पे भी ये क्लास अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी होगी। शेयर्स वाली रिपीट कर दें। सर इतना सिर्फ देख लो बेटा कि ये वो इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, तो बिजनेस के हेड से निकाल रहे हैं बस। बिलावल बिजनेस से निकाल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? अभी आ रहा है, अभी सिर्फ अभी जो ट्रांजैक्शन मैंने की नहीं है, अभी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा। बताओ क्या करूं बेटा? हो गई आपकी बिजनेस इनकम, यही है। शाह फैसल 80,000 वाली क्या बात थी बेटा? कौन सा एडबैक कराना है? एडबैक बेटा, अच्छा कहीं पे पेनल्टी है इसमें? 80,000 की पेनल्टी है कहीं पे इस सवाल में? नहीं नहीं, पेनल्टी नहीं है ना यार। वो रुको रुको रुको, अदर सोर्स की बेटा, वो अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। सब्र करें, अदर सोर्स में जाएगी बेटा, अभी हम उस तक नहीं पहुंचे। हो गया? क्या यही जवाब है? कर लो कर लो। मैंने ऐसे ही उसको ना सम ऑल किया हुआ है, देखिए ये आ रहा नहीं आ रहा? $12 मिलियन से स्टार्ट लिया था, आप देखें बस अभी ब्रेक करेंगे बेटा हमजा, बस ये लास्ट पार्ट है। हाँ बेटा, कहाँ ऐड किया हुआ है बेटा? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ यार, ये वाला करेक्ट कर लो यार,
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये चूंकि उसने ऑटो पे लिया हुआ है ना, तो इसलिए 0.3 ये लिखा और माइनस यहाँ से मैंने कर दिया 45। और कोई गलती तो नहीं है इसमें? माइनस कर दिया, आप ठीक हो गया? चेक करता हूँ। लेस, ऐड लेस लेस, अब देखें बेटा, अब सही है। चलो अब आपका देखें, आज का जो टारगेट था वो यही था, बिजनेस इनकम को करना, आपने कर लिया। मगर सवाल में 2 हेड्स हो रहे हैं, वो भी कर लेते हैं। सेकंड हेड क्या है? कैपिटल गेन। ये है, आप लाजमन एक हेड दोगे, टाइटल दोगे कैपिटल गेन्स, और उसको अंडरलाइन कर दिया हमने ताकि हेड अलग हो जाए, टाइटल मिल जाए। अब इसमें एक इनकम आई थी, जो पहले वाले बच्चे जो सुन रहे थे, देखिए इसमें ना एक इनकम है, कैपिटल गेन कितना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले है मंजिल लिमिटेड, मंजिल लिमिटेड है, ये अनलिस्टेड है, नॉर्मल कैपिटल गेन है। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड, ये नॉर्मल कैपिटल गेन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फिगर लिख दो। क्योंकि इसके लिए ना आपने जो कुछ करना होगा वो रेट लगाते वक्त करेंगे, यहां कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फिगर आप लिखें, ये हो गया। दूसरा क्या था? गेन ऑन डिस्पोजल, किसका है? हिम्मत लिमिटेड। ये लिस्टेड है, मगर गेन वर्कआउट करते वक्त ये फ़र्क हम नहीं करते, सीधा सीधा लिख दो। आपको कैपिटल गेन भी मिल चुका है, क्या लिखेंगे? इनकम अंडर द हेड, और कौन सा हेड है बेटा? कैपिटल गेन्स। देखिए ये ना फ़र्क हम यहाँ नहीं करते, कहाँ करते हैं? जब रेट लगाएंगे तब फ़र्क करेंगे। तो ये भी आपका एक हेड कंप्लीट हो गया। आ जाए तीसरे हेड की तरफ। अब आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ट्रांजैक्शन भी है, बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन थी? आप मुझे बताएं, मैं पहले गलत लिख रहा हूं, कोई ना लिखे, ये एंट्री कोई ना लिखे जो भी लिखने वाला हूं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कितना था अमाउंट रिसीव्ड? 720। अगर मैं इसको 720 को लिखूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं भाई? इसमें रिफंड शामिल है, जो इनकम नहीं होती, इनकम रिफंड नहीं होता, उस पे मिलने वाली। तो आपने फिर ऊपर माइनस क्यों किया था? क्योंकि वो शामिल उतना किया ना, जितना शामिल किया हम उतना माइनस करेंगे ना। उसने गलत शामिल किया था बिजनेस इनकम में, हमने उतना ही माइनस करके उसको करेक्ट कर दिया। जब ले आए उसको रेलिवेंट हेड में, तो रेलिवेंट हेड की इनकम पूरी थोड़ी थी। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे क्या? एक लफ्ज लिखेंगे, और वो है ये एडिशनल पेमेंट ऑन रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और कितना था वो? सिर्फ 80,000। ये है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो भी कंप्लीट हुआ। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगला स्टेप क्या है? सम ऑफ ऑल हेड्स, सबको तीनों हेड को 80 उठाओ, 680 उठाओ, और ये आपकी बिजनेस इनकम उठाएं। ये आपकी हो गई सम ऑफ ऑल हेड्स। कोई एग्जेम्पशन थी? कोई एग्जेम्पशन थी? नहीं थी, कहीं हमें एग्जेम्पशन नजर नहीं आई। एड बैक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर एग्जेम्पशन होती ऐड करते तो हमें क्या मिलता? टोटल इनकम। तो सीधा टोटल इनकम लिखेंगे, एग्जेम्पशन नहीं है इसमें, टोटल इनकम लिखेंगे। पहली रिक्वायरमेंट जिस पे मार्क्स थे वो ये थी, वो ये थी। पहली रिक्वायरमेंट आपकी आ चुकी है टोटल इनकम की, ये आपकी टोटल इनकम हो गई। फिर क्या करते हैं बेटा? टोटल इनकम से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं। देखो डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है,
ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड। मगर एक चीज बताऊं, जो सेकंड शेड्यूल वाली बात की थी ना, कितने परसेंट? 40%। वो एज स्ट्रेट डिडक्शन। आप सॉल्यूशन किसी ने देखा है सॉल्यूशन इसका? उसमें क्या किया इसने? माइनस किया है। क्योंकि सुनो, ये याद रखो, अगर वो सेकंड शेड्यूल के इदारों को डोनेशन देगा, उस पर क्रेडिट नहीं है, उस पर रिडक्शन है। ये पॉइंट नोट करने का है आपका। ये पॉइंट थ्योरी पे नहीं पढ़ाते, प्रैक्टिकल कराते वक्त सिखाते। अभी इसका टाइम है सिखाने का। ये आप नया पॉइंट सीख रहे हैं सारे। अगर लिखा है सेकंड शेड्यूल में मौजूद किसी इदारे को डोनेशन दिया, तो सेकंड शेड्यूल में मौजूद इदारों की लिस्ट हमें नहीं याद करनी, ना हमें गिवन है। बस ये याद रखना है कि उसमें जो लिस्ट है उसको डोनेशन देंगे तो वो एज रिडक्शन मिलेगा। कहां से? टोटल इनकम से। कितनी थी वो? बेटा सेकंड एग्जाम्पल पे नहीं जाओ हमजा, क्योंकि आपके कोर्स की हद तक लिमिट करेंगे ना, उसमें बहुत सारे इदारे गिवन होते हैं। माइनस करो, कितना बेटा माइनस करो? 4 लाख रुपए आपके एज स्ट्रेट डिडक्शन। इसको कहते हैं स्ट्रेट डिडक्शन। अब ये जैसे ही लेस हुआ, अब आपको मिलेगा क्या ना, क्योंकि देखो आपके पास एग्जेम्पशन तो है नहीं, एडलेस तो हमने किया नहीं, तो ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट मीट हो चुकी है। आपके पास से टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, और टैक्सेबल इनकम को ये आपने उठाया। अब आपके पास एक स्टेप रह गया है, और वो कौन सा है? इस पे टैक्स लगाने का। जी बेटा अभी है, बेटा अभी है। मेरी बात सुनिएगा, सिक्योरिटीज पे आने वाला गेन शामिल करना लाजमी है, उसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके रेट अलग हैं। अब रेट अलग करेंगे। अब आके सारे तवज्जो से सुने कि अब बेटा तवज्जो, क्या किया मैंने? क्या ऐड हो गया? अब सही है? हाँ बेटा सही कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया। वो चूंकि माइनस में था, इस वजह से माइनस करने से प्लस हो गया था। अब तवज्जो चाहिए बच्चों। अब पहला स्टेप टैक्स रेट लगाने के लिए ऊपर बताई गई कि कोई इनकम अलग रेट वाली तो नहीं है, कोई ऐसी इनकम अलग रेट वाली तो नहीं है। कौन कौन सी अलग रेट वाली होती हैं? सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन। शाबाश। और बस क्यों? गोल्डन हैंडशेक नहीं, इधर थोड़ी है भाई, इस सवाल में थोड़ी है, वैसे पूछ रहा हूं मैं भाई। उसका रेट अलग नहीं है क्या? है ना। उसके लिए एवरेज रेट ऑफ 3 ईयर नहीं लेते क्या? माइनस होगा। मगर इसमें एक ही इनकम है अलग रेट वाली। तो सबसे पहले जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लो, तो अब क्या करोगे? लेस करोगे वो इनकम जो सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट है। और वो कौन सी थी इसमें? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ किसके? हिम्मत लिमिटेड के। क्योंकि वो कहां कवर हुआ? सिक्योरिटीज में कवर हुआ। माइनस करो इसको। $250 है ना बेटा। अब आपको मिल गई है बैलेंस टैक्सेबल इनकम, और बैलेंस टैक्सेबल इनकम पे आप रेट लगाओगे कौन सा? ये माइनस ये। अब आप इस पे लगाओगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, और फिर लगाओगे टैक्स ऑन हिम्मत लिमिटेड यानी सिक्योरिटीज, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी से लेस करेंगे क्या? कोई बता सकता है कौन सा क्रेडिट?
टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, कितना डोनेशन दिया था? 6 लाख। और जैसे ही लेस करेंगे तो हमें, अब एग्जामिनर ने क्या पूछा था? नेट इनकम टैक्स पेएबल मिल जाएगा। क्या ये स्टेप आप खुद कर सकते हो? क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, क्या ये स्टेप खुद कर सकते हो? हसनैन बेटा, आपकी वीडियो खुल गई है। हसनैन अली बेटा, जिसका नाम हसनैन अली आ रहा है बेटा, वीडियो आपके ओपन है। अच्छा बताएं, खुद कर सकते हैं? बताओ मेरे बच्चों, कर सकते हैं? ओके, व्हाट वी डू जी? टैक्स क्रेडिट देते वक्त इनकम टैक्स लायबिलिटी लेंगे। हाँ, और जो इनकम कौन सा लेंगे? बैलेंस टैक्स जो आपने क्रेडिट लेना होता है। शाबाश बेटा, सबका भला हो गया। जब क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं या पान बी इंटू सी, तो उसमें नॉर्मल रेट वाली इनकम, नॉर्मल रेट वाला टैक्स लेंगे, सेपरेट रेट को इग्नोर करेंगे, सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी वर्किंग करोगे बेटा। क्लियर है? ये क्रेडिट की बात कर रहा हूं। देखिए बात सुने, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इस पे तो सीधा टेबल लगाओगे और रेट आ जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, ये आपकी इनकम, मैं आपको क्रेडिट अभी कैलकुलेट करके देता हूं। सपोज कर लो ये टैक्स क्रेडिट था ना, ये क्रेडिट है डोनेशन का। क्रेडिट कितने पे है? 6 लाख पे। 6 लाख आपने रखा। अब आपने करना क्या होता है? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? टैक्स लायबिलिटी से। और टैक्स लायबिलिटी आपकी जो यहां आएगी ना, उसको उठाओगे, यानी नॉर्मल टैक्स रेट वाली लायबिलिटी उठाओगे और डिवाइड करोगे उसको टैक्सेबल इनकम से, तो टैक्सेबल इनकम बैलेंस वाली लोगे। यानी इन अदर वर्ड्स, इससे इग्नोर करोगे सिक्योरिटी वाली को, उसकी इनकम भी नहीं लाओगे, उसका टैक्स भी नहीं लाओगे, क्योंकि वो अलग रेट पे है, स्टैंडर्ड रेट पे नहीं है। स्टैंडर्ड रेट की बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं क्रेडिट की। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? चलो, नाउ व्हाट यू डू बेटा, इस पार्ट को मैं आप पे छोड़ता हूं और फिर मुझसे शेयर करना। जिसको भी डाउट हो, ना हो सके मुझसे शेयर करेंगे, मैं आपको इस पे गाइड करूंगा। आई होप कि दिस सेशन वाज यूजफुल। नाउ व्हाट वी डू, हम ब्रेक कर रहे हैं 20 मिनट का, और उसके बाद हम 20 मिनट काफ़ी है यार, 20 मिनट के बाद हम वापस आएंगे, विल कम बैक। और इसी मेथड से सेल्स टैक्स का एक ऑलरेडी, उसमें हमें चार्ट बनाना नहीं है, उसका चार्ट हमारे पास बना हुआ मौजूद है शीट पे, उसको सामने रखेंगे। सारी वो एंट्रीज जिस पे सवाल बनता है उसको सीखेंगे और उसके बाद उस पर एक सवाल करेंगे। ऑनलाइन मेरे बच्चों क्लियर भाई? अदीन, आपने अभी ज्वाइन किया है मेरा बेटा? थर्ड शेड्यूल गुड्स का एक सवाल करवा दें। मोटर व्हीकल बस समझे सा। अच्छा देखिए, मोटर व्हीकल का अदीन बेटा सेशन जो था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया है मैंने, तुम इसको ज़रूर देखना। मैंने किया ये है कि पूरा बिजनेस जो है ना, वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके एक एक एंट्री समझाई है, क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, उसकी वर्किंग सिखाई है। ये पहला सेशन था। उसके बाद मैंने बेटा ये एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को दिया था, ये सॉल्व करवाया, ठीक है। और फर्दर जो है, अब हम सेल्स टैक्स की तरफ जा रहे हैं, तो तुम अगर ज्वाइन रहोगी तो बेटा कंटिन्यू करना। अच्छा भाई, वर्किंग किसको देखनी है? कौन सी वर्किंग है? किस चीज़ की वर्किंग थी बेटा? ये वर्किंग्स मैंने कुछ की थी बेटा। अच्छा भाई, सबसे पहले तो जो क्विक क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करें, ब्रेक करें, क्योंकि देन आई नीड यू टू रिमेन एक्टिव इन सेल्स टैक्स, ताकि वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करके उसका मसला भी हल्का। आई होप कि आपके लिए सेशन यूज़फुल था और होपफुली अब आपको बिजनेस टैकल करना आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट करा दें बेटा। नायाब, आप एक दफ़ा ट्राई तो करो मेरा बच्चा इस पार्ट में। बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो, चलो मैं तुम्हें भी करा देता हूँ। चलो नायाब के लिए ये करते हैं। नायाब बेटा रेट खोलो, रेट खोलो। ये सिर्फ नायाब तुम्हारे लिए है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम है और आज प्रॉब्लम हल करने का सेशन था। अब देखो, ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? नॉन सैलरीड है। नॉन सैलरीड के टेबल पे जाओ। 13 मिलियन देखो, 13 पॉइंट किस में आ रहा है? आखिरी ब्रैकेट में आ रहा है। जब इनकम कितनी होगी? 4 मिलियन से एक्सीड करेगी। ये तो 4 से एक्सीड कर गई ना, तो उस पर 7वें नंबर वाला टैक्स रेट लगेगा।
और 7वें नंबर के रेट लगाने के लिए पहले फिक्स अमाउंट गिवन है, फिक्स कितना गिवन है 765,000, ये टैक्स में वर्क कर रहा हूँ नायब तुम्हारे लिए। फिर कहा कि आप क्या करोगे, इस अमाउंट को उठाओ, जो टोटल अमाउंट था उससे माइनस करो। इसमें माइनस कितना करना है बेटा 4 मिलियन माइनस कर लो इससे, तो 4,000,000 ये हो गया 4 मिलियन माइनस। अब जो अमाउंट मिला ना बेटा, इस अमाउंट पे रेट लगाना है। कितना रेट लगाना है वो गिवन है, वो गिवन इसमें है कितने परसेंट 35% का रेट लगाओगी। तो आपको इस पे रेट में ऊपर लिख देता हूं इसके, ताकि मुझे एक कॉलम मिल जाए ताकि वर्किंग दिखा सकूं। 35%, ठीक है। तो पहला तो ये टैक्स मिला तुम्हें, पहला तो हमें ये टैक्स मिल गया ये। अब ये इनकम है, कैसे कैलकुलेट की, टोटल में से ब्रैकेट का मैक्सिमम माइनस किया तो हमें ये मिला। अब जरा टैक्स निकालते हैं, इस पे लगाते हैं 35%। ये तुम्हारा 35% है, रेट क्यों लगा रहा है इसका। अच्छा रुको, इसको पहले मैं परसेंटेज हटा दूं, ये 0.35 सही है बच्चा। दोनों को मिलाओ, ये भी टैक्स है तुम्हारा, ये भी टैक्स है तुम्हारा, ये टैक्स आ रहा है। क्या करेक्ट टैक्स आ रहा है? आप में से किसी ने वर्कआउट किया है तो बताएं ये टैक्स सही है? सही है, ये सही है बेटा। अब आपने ना दूसरा टैक्स निकालना है इसका, सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का अमाउंट कितना था इनकम का 2.5 लाख, ये इधर 2.5 लाख होंगे कहीं पे, ये 2.5 लाख इसकी बात हो रही है। तो चूंकि हमने इसको माइनस करना है अलग रेट के लिए तो माइनस किया। अब हम इस 2.5 लाख को टैक्स करने जा रहे हैं। इसका रेट कितना है, कितने साल बाद है, तो इसमें देख सकते हो ना बेटा, लिखा हुआ है। अब रेट के लिए आपको जाना पड़ता है इसकी इंफॉर्मेशन पे, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या लिखा है, हिम्मत अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी रेस्पेक्टिवली ऑन, ये लिखा है कैपिटल गेन जो है ऑन सेल ऑफ शेयर्स है, बोथ इन्वेस्टमेंट्स वर मेड, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो 1 जनवरी 19। तो किसी को याद है कि रेट कैसे लगते हैं कैपिटल गेन के, क्या रेट से 12.5%। क्यों 12.5%? अच्छा, ये कहता है कि फॉर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन आर बिफोर, सिक्योरिटीज एक आगे कॉलम भी बनाया मैंने, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन आर बिफोर 30/6/22 रेट होगा। इन इस किस्म की सिक्योरिटी का रेट सिर्फ एक ही है, नहीं 12.5%। ये मास्टर शीट बेटा, प्रॉब्लम हल है इसका। एक जगह एक नोट है, रेट्स तो हैं मगर ये उन सिक्योरिटीज के लिए हैं, टेबल का रेट उन सिक्योरिटीज के लिए है जो 30/6/22 के बाद खरीदोगे। 30/6/22 के बाद वो टेबल के रेट लगेंगे 15%, 12%। वो सिक्योरिटीज जो 30/6/22 से पहले ली गई होंगी उनका एक ही रेट है, उनका एक ही रेट है। कितना रेट है 12.5%। तो इस पे लगाओ मेरे बच्चों 12.5%। ये आपका 12.5% है, ये आपका टैक्स आ गया। भाई नया बताओ, ये कोई बात थी कि तुमने इतनी मेहनत करा दी मुझसे, हो गया। अब तुम ऐड कर लो मेरा बच्चा, इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारा आ गया टैक्स, ये आपका आ गया टैक्स मेरा बच्चा। इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या है, ये प्लस ये, हो गया। अब आपने क्रेडिट के लिए इसका करना है। क्रेडिट के लिए आपको चाहिए फार्मूला, तो क्या करेंगे, ये उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे। अब आपने जो टैक्स उठाना है ना वो नॉर्मल टैक्स उठाना है, ये टोटल नहीं उठाना। और उस पर क्या माइनस करना है, ये आपका क्रेडिट है। इसको लिखो बेटा, यहां माइनस कर लो 1827334। अच्छा, इसमें ना एक फार्मूले में हम एक चीज और करते हैं। 6 लाख को चेक करना था किसी के साथ, किसके साथ चेक करना था, शाबाश, देखना था कि 6 लाख का क्रेडिट मिलेगा या कितने परसेंट था फार्मूला। क्रेडिट का फार्मूला क्या था 30%। एक्सीलेंट यार, 30% आप, वो इनकम इतनी बड़ी है बिलियंस में, वो तो वैसे ही ज्यादा होगा, तो क्रेडिट 6 लाख पे ही मिलेगा।
तो विच एवर इज हायर वाला फार्मूला था ना कि टोटल पैसे कितने डोनेशन में दिए वो, ये 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से विच एवर इज लोअर वो आप उठाओगे एज कंपोनेंट सी, A/B से मल्टीप्लाई करोगे। तो वो चूंकि हमें पता था कि उसका परसेंटेज इतना ज्यादा है तो 6 लाख उठाया और उस पर रेट लगाया, ये आपका क्रेडिट आ गया। हाँ भाई मेरे बच्चों बताओ, ये किसने मुझसे इतनी मेहनत कराई थी यार? किधर है? अब समझ आया तुम्हें बच्चा? नायब समझ आ गया? बहुत शुक्रिया। चलो यार ब्रेक तो करने दो। अब ये आपका सवाल भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ब्रेक करते हैं। तो ये चूंकि आप लिख रहे होंगे इस वजह से यहां पे लिखता हूं। नमाज ब्रेक है, लंच करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वापस आ जाना। और ये मैं स्टार्ट करूंगा मेरा बच्चा 3 पे, ये 3 तो हो गए ना अब तो, अप टू 3:10। अदीन बेटा हो तुम? अदीन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सवाल करवाया पूरा, इसको गो थ्रू करो और मुझे तुम फीडबैक दो। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अभी सेल्स टैक्स स्टार्ट करूंगा बेटा, अभी मैं सेल्स टैक्स स्टार्ट करूंगा। 3:10 पे वापस आ जाओ तुम लोग। ये सेकंड सेशन था, अब थर्ड सेशन स्टार्ट होगा। डिस्पोजल में गेन और लॉस के लिए एड बैक करेंगे ऊपर 1 जुलाई 2020 में। सलमान बेटा बस अभी ब्रेक कर लो, मैं वापस आके, या अभी मैं ब्रेक के बाद तुम्हें मुझे मैसेज करो अपना नाम, तो मैं अभी नमाज पढ़ के तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? तुम्हारा सवाल एक्सटेंड कर देता हूँ। फुल शो नहीं हो सकता है ये बेटा, आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है सवाल, पूरा का पूरा डिस्कस किया है, वीडियो भी देखनी पड़ेगी तुम्हें दिन, ठीक है बेटा? इसको ज़रूर देखना। ये वाले दोनों सेशन जो तुमने नहीं अटेंड किए इसको देखना, बिजनेस का प्रॉब्लम हल हो जाएगा तुम्हारा। और उसकी पैटर्न पे ना एक आध सवाल प्रैक्टिस करके मुझे इन्फॉर्म करो कि क्या आपको समझ आ रही है, चीज़ें हल हो रहा है और प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है? चलो भाई अब इसको मैं 3:10 या 15 वापस आ जाऊँ।